हेलो। हेलो। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? मैं कीर्ति जवाहर कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा से। यहाँ हम डिस्कस करने आए हैं जेई मेंस 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस। क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जनरली आप ये क्यों देख रहे होंगे, या तो आपको अपने आंसर से चेक करने होंगे या आने वाले जो स्टूडेंट्स है 22nd के, 23rd के, 24th के, 28th के, वो जानना चाह रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास में आ रहे हैं। तो कम से कम टाइम में हम आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल डिलीवर कर सके, इसलिए हम मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के आपके क्वेश्चंस एक साथ लेके आए हैं। तो बच्चा, हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से सबसे पहले। लेकिन अगर मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि पेपर कैसा रहा, जो लोग नहीं रिव्यू देख चुके अभी तक, नहीं पता, उन लोगों को मैं बता दूं। फिजिक्स बिल्कुल लाइट गया है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, मॉर्निंग वाली शिफ्ट के अंदर आपका फिजिक्स बिल्कुल हल्का गया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस उसके फॉर्मूला बेस गए हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो काफी ट्रिकी, थोड़ा एनसीईआरटी बेस और काफी कैलकुलेटिव गया है। जो केमिस्ट्री में बच्चे टाइम कंज्यूम कर रहे थे, वो टाइम बहुत ज्यादा लग गया उन्हें। जिन्होंने अटक गए, जिन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में अपना टाइम दे दिया, कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा था, तो उसमें अच्छा खासा हमारे पास में टाइम गया। ऑर्गेनिक ने अच्छा खिला खिला है, अच्छा मिक्सिंग क्वेश्चन से, जिसमें अमाइंस जो है वो सबसे ज्यादा कवर किया गया है पेपर के अंदर। कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हो गए उससे काफी कम वेटेज है, तो आगे के बच्चों को उन पे फोकस करना चाहिए। और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो उससे भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस लगभग आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक आपकी काफी कुछ एनसीईआरटी बेस है। अगर मैथ्स में कोई बच्चा वेक्टर 3D में बहुत अच्छे से करके गया था, तो भी वो 30+ मार्क्स आराम से गेन कर सकता है, काफी अच्छा वेटेज गया है। उसके अलावा फिर छोटे मोटे दूसरे टॉपिक्स जो हो गए वो आपके हो गए। अब तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए, आपका जल्दी जल्दी से देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए। आगे के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। बच्चा, आप लोगों को आवाज आ रही है? अगर किसी भी तरह का डाउट आता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कौन सी शिफ्ट है, आगे किस शिफ्ट में आप पेपर देने वाले हैं, किसी तरह की क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको हेल्प करूंगी। अगर किसी भी तरीके की हेल्प मैं कर सकती हूँ उससे रिलेटेड। तो चलिए हम फिजिक्स ने स्टार्ट करके सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री ने बड़ा खेला खेला है इस बार, तो आपको केमिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक कंपाउंड हमारे पास दिया गया, और कंपाउंड दिया है उसमें हाइड्रोजन और प्लेटिनम दिया है, तो मतलब बेसिकली आपका रिडक्शन से क्वेश्चन था ये। तो आपको एक बार ये चीज क्लियर होनी चाहिए, आपको ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, इसको बहुत अच्छे से फोकस करके जाना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का भी एक क्वेश्चन, ओजोनोलाइसिस का, रिडक्शन का, ये आपको दिख ही रहा है। इवन इसी क्वेश्चन में आपको दोनों मिक्स कर दिया। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपका ऑक्सीडेशन डाल दिया, अगर हमारे यहां बात करते हैं तो आपका रिडक्शन वाला पार्ट डाल दिया। तो मैकेनिज्म से आपका ये पहला क्वेश्चन ए आपका पूछा गया है। यहाँ पर अगर हम ए की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ए के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा, कंपाउंड कौन सा होगा। अगर हाइड्रोजन पैलेडियम है और यहाँ पर कोई चीज हटी है, इसका मतलब ये क्या करता है, पाई बॉन्ड तोड़ता है, हाइड्रोजन का एडिशन करता है। तो पाई बॉन्ड को तोड़ा होगा तो ये होगा या फिर ये होगा। लेकिन यहाँ पर लेंगे तो पहले ऑप्शन से वैसे तो मुझे क्लियर हो रहा है कि ए आंसर है, फटाक से आगे बढ़ जाना था। लेकिन फिर भी सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। अगर हमारे पास में यहाँ पर केमेनोफोर है, केमेनोफोर, और वो भी हॉट, बेयर्स रिएजेंट होता तो फिर हमारे पास डायोल बन जाता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या है, केमेनोफोर है। इसका मतलब वो डबल बॉन्ड तोड़ के उसे एसिड में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ रिडक्शन होने के बाद में ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर ही जो था यहाँ पर करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास ऑर्गेनिक, ये एक नॉर्मल पैटर्न का क्वेश्चन मैंने आपको बता के भी भेजा था, मेरे वन शॉट्स में भी मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर, कि बच्चा यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन आपका आया हुआ होता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, बेंजीन ने कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ में अगर रिएक्शन कराई, तो आपका सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में NO2 अटैक कर गया, यहाँ पर नाइट्रेशन करा रखा है। रिडक्शन अगर कराया SN और HCl, एनसीईआरटी का डायरेक्ट आपका फर्स्ट रिएक्शन है अमाइन चैप्टर की, नाइट्रोकमाइन कंपाउंड जो है वो क्या होगा आपका यहाँ पर अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें पता है अमाइंस जो होते हैं वो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन जो होता है एनिलीन नहीं देता, तो यहाँ पर ऑर्थोपैरा पे ना अटैक करके एसाइलेशन होगा, तो COCH3 आपका बच्चा यहाँ पर अटैक कर जाएगा। ये आपका COCH3 यहाँ पर अटैक कर गया। अब बात आती है वापस कंसेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 को, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नाइट्रेशन। तो आपका NO2 जो होगा वो यहाँ पर कहाँ आके अटैक कर गया,
CHCOCH3 इस पे आके अटैक कर गया। और फिर फाइनली एसिडिक मीडियम में अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, NO2 मैंने अटैक नहीं कराया, ये आपके यहाँ आके अटैक कर गया। फिर हमने इसका अगर एसिडिक मीडियम में कराया तो वापस COCH3 निकल जाएगा, यहाँ आपका क्या बना, NH2 बना, और आपका इधर जो हो गया वो क्या हो गया हमारे पास में, NO2 ग्रुप जो हो गया वो अटैक कर गया। तो ये ओवरऑल हमारे पास में हमने प्रोडक्ट तक पहुंचे। पर क्वेश्चन में गेम अभी बाकी था, परसेंटेज पूछा गया था आपसे नाइट्रोजन का। अब बच्चा यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास में, टोटल नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर, टोटल हमारे पास में यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन का जो मास हुआ वो तो 28 हो गया। कंपाउंड हमारे पास में बचा C6H4NH2 और NO2, हमें इसका मास कैलकुलेट कर लेना है। तो परसेंटेज नाइट्रोजन की कैसे आ रही थी आपकी, मोलर मास जो भी होगा आपका इस कंपाउंड को, मैं इसको x लेट कर लेती हूँ, और नाइट्रोजन का जो भी मास होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन जो भी है इनटू 100, आप ये सॉल्व करेंगे, आंसर आपका 20.26 कुछ इस तरीके का आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको किल कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आए हैं। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। केमिस्ट्री हल्का फुल्का तो नहीं आया है इस बार, 2 क्वेश्चन से ही आपको आइडिया हो गया होगा। ये एक हल्का क्वेश्चन था, ये हम मान सकते हैं बच्चा करके आया होगा इजीली। हमारे पास MnO4 2 माइनस दिया, MnO4 2 माइनस डिसप्रपोर्शन में जाके क्या करेगा, सबसे पहली बात तो इसका अगर हम ऑक्सीडेशन निकालते हैं नंबर तो क्या आएगा आपका +6 आएगा। मैग्नीज का जो अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, +7 होता है, और ये डिसप्रपोर्शन में जा रहा है तो आपका +7 और ये क्या होगा +4 में टूट के निकल जाएगा। तो हमारे पास में ये +4 था, ये +2 था, ये +4 था, और ये हमारे पास +7 था, और ये हमारे पास में यहाँ पर क्या आ रहा है +2 आ रहा है, शायद ये MnO2 होना चाहिए था। तो ये हमारे पास में कंपाउंड जो हो गया, ये आंसर आपका यहाँ पर निकल के आया। चलिए इनऑर्गेनिक का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूनिटरी में बेसिकली लिमिटेड रिएजेंट को मिला के क्वेश्चन था, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था आपका। ये कैल्शियम और आपका HCl दिया गया है, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड के साथ में जब हाइड्रोजन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई, क्या बोला यहाँ पर 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HCl। अगर हम बात कर रहे हैं, हमें बोला 14 ग्राम अगर हमारे पास में HCl है, अगर इसकी एक्सेस ऑफ रिएक्शन हमारे पास में HCl एक्सेस में ही ले लिया तो फिर यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट तो बात की बात हो गई। और हमें बोला है यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन, मास कैल्शियम क्लोराइड का कितना होगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास में इसमें ये हुआ, कैल्शियम का मास क्या होगा आपका 40 हो गया, कैल्शियम क्लोराइड का मास निकाल लो आपका 40 प्लस यहाँ पर ये आपका 8 9 10 11 111 आपका 40 ग्राम से कितना बन रहा है, 111 बन रहा है, तो 14 ग्राम से कितना हो जाएगा 111 अपॉन 14 इंटू 14, ये हमारे पास में पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, क्या ये कैलकुलेट करने पे हमारे पास में यही आ रहा है, हम फटाफट से इसे कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। मैं टाइम खराब नहीं करूंगी, आप लोगों ने किया होगा वहां नो डाउट, लेकिन अपने पास में इतना टाइम नहीं, अपने को सेकंड पेपर भी अभी ही डिस्कस करना है, तो अपने को थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ पर बचा के चलना पड़ेगा। 38.85 एग्जैक्टली हमारे पास में आ रहा है 38.85। तो ये हमारे पास में पहला स्टेटमेंट तो सही है। मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, कैल्शियम के मोल कितने, कैल्शियम 14 ग्राम से कितने बन रहे, 1 बन रहे, 40 ग्राम से कितने बनेंगे आपके, ये क्या हो जाएगा 1/14 इंटू 40, ये हो जाएगा आपका। क्या ये सॉल्व करने पर 14 ग्राम से आपका 1 मोल बन रहा है, 40 ग्राम से कितने मोल बनेंगे आपके, क्या 0.2535 आ रहा है, ये हमारे पास में ऑब्वियसली नहीं आ रहा होगा। 40 डिवाइडेड बाय आपका 14 2.85 का सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत हो गया। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अगर हमारे पास में बोला गया, हाइड्रोजन बोला गया 14 ग्राम से आपका कितना बन रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास में यहाँ पर 14 ग्राम से यहाँ पर बन रहा है आपका हाइड्रोजन 22.4 लीटर ये प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपका 14 ग्राम से आपका कितना प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर 22.4 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो 40 ग्राम कैल्शियम से कितना प्रोड्यूस होगा, ये आपका हो जाएगा 22.4 अपॉन आपका 14 ग्राम से हो रहा था ये यहाँ पर इतना, तो अपॉन 14 इंटू 40, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था। फटाफट से ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 22.4 इंटू 40 आपका डिवाइडेड बाय 14, ये आपका आ रहा है हमारे पास में यही वैल्यू
मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है हमारे पास में प्रोड्यूस्ड, वो भी मास निकाल लेंगे अगर, तो वो तो 3.885 आएगी, ये तो दिख ही रही थी हमारे पास में। यहाँ पर क्या इनकरेक्ट ऑप्शन बोला था, तो ये आपका आंसर जो हो गया वो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पर PNS3 के साथ में दिया PQRS, यहाँ पर ऑप्शन थे, मैंने जल्दी जल्दी में ऑप्शंस लिखे नहीं, मैं ऐसे ही बता दूंगी आपको ये क्वेश्चन। जैसे ही हमने देखा अमोनिया, हमने देखा यहाँ पर अमाइन और Br2 और KOS देखते ही तो आपको खुश हो जाना होता है बच्चा। ये है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर क्या हो सकता है, बेंजीन करके दे रखा था स्टार्टिंग में, यहाँ पर बेंजोइक एसिड हो सकता है AP। P आपका अमोनिया जो होगा उसके साथ में जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमाइड का फॉर्मेशन कर देगा। और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में अगर हमारे पास अमाइन बन रहा है तो एक कार्बन जो होगा वो कम हो जाएगा। जो लोग पेपर दे के आए उन लोगों को सीक्वेंस पता होगा ऑर्डर का, तो ऑप्शंस में से उसमें से देख सकते हैं। जो आगे देने वाले हैं उनको ये पता होना चाहिए। अमाइंस ने अच्छा खासा कवरेज किया है पेपर में। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि 2000 हमारे पास में 25 के अंदर क्या होता है, 2025 में मैं बात कर रही हूँ आपका अमाइन और डाइजोनियम सॉल्ट से अच्छे खासे आपके क्वेश्चंस थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका वापस ऑर्गेनिक का। पहले ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा हम लेके चल रहे हैं तो फिर वही कर लेते हैं। प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल आर फंक्शनल आइसोमर। क्या ये आपके फंक्शनल आइसोमर है, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल? अगर हमने बात किया 1 2 3 कार्बन, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, ये हमारे पास में फंक्शनल आइसोमर है। बिल्कुल सही बात है, फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन। इथॉक्सी इथेन क्या हो गया आपका, ये हो गया। मिथॉक्सी प्रोपेन आपका क्या हो गया, ये हो गया। ये दोनों आपस में क्या है, मेटामर है। क्या ये मेटामर है? बिल्कुल सही, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन बदल रही है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। ब्यूटेन ब्यूटेन पोजीशन आइसोमर होते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है, ये आपका गलत हो गया। ब्यूटेन शो ऑप्टिकल आइसोमर, जी नहीं, ये सिस्टर शो करता है आपका, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, GI शो करेगा। एंड पेंटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। एंड पेंटेन मतलब क्या हो गया, नॉर्मल कार्बन चेन, और 2,2 डाइमिथाइल मतलब आपका ये चेन आइसोमर है, बिल्कुल कार्बन की पोजीशन आपकी यहाँ पर बदल रही है। तो ये आपका इजी क्वेश्चन था जो गलत नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन था। O3 यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया साथ में, इसका मतलब डबल बॉन्ड तोड़ो, ट्रिक बता रखी है। अगर जिनको नहीं पता वो आगे के लिए ध्यान रखें, जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है डबल बॉन्ड तोड़ो और वहां पर क्या करो, ऑक्सीजन लगा दो। ये सीधा सीधा सा इसका ट्रिक होता है, उससे आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर रिडक्टिव दे रखा है या ऑक्सीडेटिव दे रखा है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। पेपर ये मेमोरी बेस्ड है, तो अभी एनटी के थ्रू जो पेपर आएगा उससे हमें क्लियर पता पड़ जाएगा। अगर ये ऑक्सीडेटिव दे रखा होता तो उस कंडीशन के अंदर ये नहीं होता, तो हमें एसिड बनाना होगा। अगर ये रिडक्टिव दे रखा है तो हमने एल्डिहाइड बनाया है। यहाँ पर वापस आपका ऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या कराया, बेंजीन की रिएक्शन H2SO4 और HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाई, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर NO2 अटैक कर जाएगा। सेकंड वापस वो SN और HCl वाली रिएक्शन हो गई, ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। तो NH2 वापस देखो अमाइन से, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, तो अमाइन ने अच्छा खासा, ये आपका आ ही गया फाइनली। जो पेपर का एक फिक्स क्वेश्चन होता है, डाइजोटाइजेशन जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। जो बच्चे नहीं पढ़ रखे सैंड में रिएक्शन और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की सारी क्वेश्चन को गो थ्रू अच्छे से करके जाइएगा, आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर PH और NH2 के साथ में, मतलब यहाँ बेंजीन के साथ में, तो ये क्या है, कॉपलिंग रिएक्शन का एग्जांपल हो गया आपका। तो बेंजीन में से यहाँ पर N2 जो होता है वो रिटेन रह जाता है हमारे पास में, यहाँ फिनाइल ग्रुप जो होगा HCl निकल जाएगा और NH2 यहाँ पर अटैक कर जाएगा। तो ये आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट था। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी आपको पता होगा कि फाइनल प्रोडक्ट पूछा था या इससे रिलेटेड कुछ पूछा गया था पेपर में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ ही गया आपका इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होता है। अब तक अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी तो आपका टिप्स पे होगा। मैं बार बार बोलती हूँ आपको, अपने वन शॉट्स में लेक्चर्स में निकल के कंपाउंड्स आपके सबसे ज्यादा आने वाले कंपाउंड्स होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर निकल से अगर हम बात कर रहे हैं NiCl4 2-, यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज पूछा। यहाँ पर क्या बोला कि 3 है क्या, ये CH4 तो क्या हो गया हमारे पास sp3 हो गया। चलिए एक तो हमारे पास में आंसर डन होगा।
निकल की अगर हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, Ni+2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। आगे के बच्चे जो नहीं पढ़ रखे हैं वो एक बार देख के जाए जरूर से, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि Cl वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो आगे से भरेंगे तो ये sp3 होगा। जी हाँ बच्चा, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर sp3 होगा, तो ये आपका ऑप्शन सही है। अगर हम CO4 की बात करते हैं तो यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, तो NiCO4 के अंदर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में दोनों में इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे निकल में, 4s2 में भी इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, दोनों में इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि एक स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है तो आपके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस केस के अंदर हमारे पास में क्या होगा, ये पूरा का पूरा फिल हो गया, ये पूरा का पूरा फिल हो गया, तो ऐसे ही हमारे पास में बॉन्डिंग स्टार्ट होगी। और अगर यहां से होती है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन, फिर sp3 आ गया, ये भी आपका सही स्टेटमेंट हो गया। एक कंपाउंड Cn वाला बच रहा है, सॉरी यहाँ पर टिक करना था मुझे, यहाँ टिक नहीं करना था, Cn वाला हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसी में मैं चेंज कर देती हूँ, अगर यहाँ पर मेरे इसकी जगह क्या होता Cn होता तो इसका मतलब यहाँ पेयरिंग हो जाती, अगर पेयरिंग हो जाती स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या था, DsP2 होता, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिल होना स्टार्ट होता, तो ये आपका क्या हो गया, कट जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 1 आपका क्या है यहाँ पर सही है। एम्फोटेरिक स्पीशीज आर, अब जिन लोगों ने वन शॉट दे रखे हैं या फिर जो लोग थोड़ा बहुत मेरा ये जो अपन शॉर्ट्स डालते हैं वो फॉलो करते हैं, उन लोगों ने शॉर्ट्स में ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत भर भर के देख रखे होंगे। इसकी ट्रिक बता रखी है मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, जनाबे अली सबसे आसान वाला पंजाबी सॉन्ग गाया करो, तो उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। एसएन सॉन्ग, पीबी पंजाबी और जीई गैलियम नहीं आता, ये जर्मेनियम नहीं आता यहाँ पर, तो ये सेट गलत हो गया आपका। फर्स्ट और सेकंड सही थे, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो गया यहाँ पर गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास में पैरामैग्नेटिक, इनमें से 3 ऑप्शन तो मैंने यहीं पर सॉल्व किए इससे पहले, तो फिर मैं इसको यहाँ पर से ही बता देती हूँ। निकल Cl4 था, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, तो आपका आंसर तो पहला सीधा का सीधा यही हो गया, बाकी हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। पैरामैग्नेटिक पूछा था इसके अंदर, हो सकता है लास्ट वाला भी हो, एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं हो तो फिर वो डिपेंड करता है। आगे क्वेश्चन हमारे पास फिजिकल के क्वेश्चंस, देखिए केमिस्ट्री ऐसे तो सही गई है आपकी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नो डाउट बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, बस लेंथी है, मिक्स मैच क्वेश्चन है। पर इनऑर्गेनिक के अलावा अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल कैलकुलेशन आपके अच्छे खासे लेके गए हैं। हमें क्या बोला गया है यहाँ पर, पीएच एंड कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, हमें पीएच दे रखा है यहाँ पर 5, मतलब पीएच को देखते ही मुझे ये याद आता है कि मेरे को H+ का आयन का कंसंट्रेशन दे रखा है यहाँ पर 5, या फिर मैं इसको भी ले सकती हूँ H+ इज इक्वल टू 10⁻⁵, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। मतलब एक न्यूमेरिकल पढ़ते से ही हमें क्लिक करनी चाहिए चीजें। आगे हमें बोला एंड कंडक्टेंस, हमें क्या बोला, कंडक्टेंस साइमन दे रखा है यहाँ पर, C की वैल्यू दे रखी है साथ में 4 × 10⁻⁻5 respectively. The standard solution is represent in the shell having length, हमारे पास में लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें निकालना क्या था इसमें, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज प्रेजेंटेड इन द शेल। इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर देख लेने दीजिए जो क्वेश्चन आया था, क्या पता इसमें कुछ तो होगा कि कैलकुलेशन में क्या था क्वेश्चन एग्जैक्टली, कुछ कॉपी में गड़बड़ है या टाइपिंग में गड़बड़ है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसे, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पर, हाइड्रोलाइसिस तो नहीं, pH, the standard solution is present in the shell having length this, यहाँ हमारे पास में हो सकता है यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालनी है, इस प्रेजेंट इन दी शेल, जो भी हमारे पास में जी स्टार की वैल्यू, जी स्टार सेल कांस्टेंट जो होता है वो क्या आता है आपका ρL/A होता है, ρL/A भी से हमारे पास में यहाँ पर क्या है, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम इसको 1/kappa भी लिख सकते हैं रेजिस्टेंस की जगह, अगर हम ये लेके चल रहे हैं तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, रो जी स्टार आपका क्या होता है यहाँ पर R × kappa,
और ये क्या होता है आपका L/A। कंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस कापा आप डिपेंड करता है। यहाँ क्वेश्चन में मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, हम क्रॉस चेक करेंगे आगे इस क्वेश्चन को कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था यहाँ पर। आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पुट इन द हाइड्रोजन इट इमिट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ ही रखा है कि हमारे पास में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लाइमन बामर पार्शियल सीरीज जो हो गई आपकी। अगला बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ He प्लस ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बामर। लाइमन बामर, बामर मतलब क्या हो गया, आपकी N1 की वैल्यू 2 है और N3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर 3 हो जाएगी। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट लाइन में अगर जाता है तो फर्स्ट लाइन में जंप कर रहा है तो इज इक्वल टू लाइमन। लाइमन के अंदर आपका N1 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 1 होती है, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। यहां बोला फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या सेम होगी RH/Z। हमारे पास में 1 अपॉन N1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। लेकिन Z यहाँ पर क्या है हमारे पास में हीलियम दे रखा है और सेकंड में हमारे पास क्या है हाइड्रोजन एटम दे रखा है। हीलियम दे रखा है तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा आपका। और अगर हाइड्रोजन है तो उसके अंदर हमारे पास में 1 ही हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हाँ बेटा यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आपकी सेम आएगी। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका दोनों ही सही था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका लाइमन बामर सीरीज से। बस आपको N1 और N2 का गेम अच्छे से यहाँ पता होना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमारे पास में ये सीक्वेंस हमारे पास में बहुत कुछ दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। C4H8 HCl दे दिया, फिर C4H9 NH3 दे दिया, फिर कंपाउंड दे दिया जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अमंग ABCD। कंपाउंड क्या क्या होंगे हम बनाना शुरू करते हैं। HCl अगर ऐड किया है तो इसका मतलब हमारे पास एल्कीन होगा, ये तो हमें पता पड़ रहा है। ऑप्शंस होंगे, मैंने ऑप्शंस नहीं ले रखे, मैं खुद ही ऑप्शंस बना देती हूँ। डबल बॉन्ड हो सकता है यहाँ पर, HCl आप मिला लीजिएगा। फिर आपके पास में ये कंपाउंड आया जो Cl बना लिया, फिर NH3 के साथ में अगर रिएक्शन कराई HCl निकल गया तो यहाँ आपका क्या हुआ NH2 ग्रुप जो होगा वो अटैक कर गया। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब Cl जो होगा आपका यहाँ अटैक कर रहा होगा, उधर अटैक नहीं कर रहा होगा। तो मैंने फटाफट से इसमें चीजें वापस चेंज कर दी क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शन नहीं थे। तो मैंने यहाँ पर इसको HCl लिया, यहाँ पर सेकंड स्टेप में NH2 लिया। तो ये आपका क्या हो गया कायरल सेंटर हो गया। किसी भी कंपाउंड में अगर एक कायरल सेंटर है दैट मींस वो ऑप्टिकली एक्टिव है, वो अटैक करा दिया। फिर डाइजोटाइजेशन हमारे पास में वही रिएक्शन हो गई तो सॉल्ट बना लेंगे हम, N2Cl यहाँ पर आ गया। और फिर हमारे पास में फाइनली अल्कोहल बन रहा है तो इसका मतलब हमने H2O के साथ में इसकी रिएक्शन फाइनल करवाई होगी। तो लास्ट कंपाउंड जो होगा आपका कुछ इस तरीके का होगा। तो ये हमारे पास में पूरी सीक्वेंस में होगी, ऑप्शंस में जैसा होगा आप वैसा अटेम्प्ट करके आए होंगे। यहाँ हम कॉन्सेप्ट और किस पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका घुमा फिरा एडवांस 2007 का क्वेश्चन है आपका, एज इट इज विदाउट डाटा चेंज करके आ गया। इसलिए हम कहते हैं बच्चा कि जरूरी है एडवांस की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। यहाँ बोला रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, जैसे अगर आपस में अगर कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब ये मान के चलिए आने वाले पेपर्स के अंदर कार्बोकेटायन या एनायन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आपका आ सकता है, या फिर शाम वाली शिफ्ट में ही अभी आपको अभी देखने को मिल जाएगा, या फिर हाइपोकॉन्जुगेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आ सकता है। लीस्ट स्टेबिलिटी पूछी है तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था आपको, क्योंकि हमारे पास में ये दोनों तो बहुत ही आसानी से दिख रहे थे। दोनों सेम चार्जेस वाले पास पड़ोस में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। ये क्वेश्चन बच्चा आप लोगों में से किसी का गलत नहीं होना चाहिए था अगर आपने थोड़ी बहुत भी ऑर्गेनिक पढ़ रखी है तो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है सॉल्यूशन चैप्टर से। यहाँ पर 12th के सॉल्यूशन चैप्टर का 12th का हमारा ये फिजिकल का पहला क्वेश्चन। टू सॉल्यूशन of PQ and PQ2 respectively non volatile non ionizable। इसका मतलब हम उसे ब्रेक नहीं कर रहे हैं। कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। हमारे पास में दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है PQ, दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास में PQ2। इसमें जो सॉल्यूट है W2 हमारे पास में वो 1 ग्राम है, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो 50 ग्राम है। और आपको KB की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 5 in kg per mole। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आर, हमें डेल्टा TB की वैल्यू भी दे दी यहाँ पर 1.176 ये दे दी।
और हमारे पास में दूसरी डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या दे दी यहाँ पर 0.689, ये हमें दे रखा है कैलकुलेट मोलर मास। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2 का डाटा दे दिया, हम 2 इक्वेशन बना सकते हैं, बाकी चीजें आपकी कैंसिल हो जानी है क्योंकि W2 कॉमन है, W1 K1 है, K भी कॉमन है, सारी चीजें आपके पास में क्या है कॉमन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टीबी ऑफ फर्स्ट मतलब आपका PQ अपॉन डेल्टा टीबी ऑफ PQ2 इज इक्वल टू, अब मोलर मास वेट तो दे रखा था तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो मोलर मास ऑफ PQ2 अपॉन मोलर मास ऑफ PQ ये हो जाएगा आपका, P और Q हमारे पास में 2Q है वो कॉमन हो जाएगा, 2 इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन से एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, आप आसानी से कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ये आया आपका इनऑर्गेनिक का फाइनली पीरियोडिक टेबल का एक क्वेश्चन। चलिए क्या बोला क्वेश्चन ने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑर्डर। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर की, क्या हो जाएगा, फर्स्ट आईपी की अगर हम बात करते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल फ्लोरीन होता है आपका 2p5, ये होता है 3p3, ये होता है 3p4 और बोरोन 2p1। तो हमारे पास में दिख ही रहा है, हमारे पास में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो ये तो आपका सही था। इसमें एबीसी करके कुछ ऑप्शंस थे शायद तक मेरे पास, ख्याल से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिला दी साथ में। क्लोरीन और फ्लोरीन में पीरियड थर्ड का ज्यादा होता है, सेकंड से बिल्कुल ठीक बात है। सल्फर का फास्फोरस से ज्यादा होगा क्योंकि ये हाफ फिल्ड है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से एफिनिटी आपकी कम हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। अगर हम बेसिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो अगर हम अलोंग दी पीरियड जाते हैं तो बेसिक ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर इधर की तरफ बढ़ता है, मतलब बेसिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होता है, नीचे की तरफ आने पर इंक्रीज होता है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो इधर की तरफ आपका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो ये तो ठीक है, K2O नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन आपका मेटेलिक कैरेक्टर वाला पॉइंट जो है कम हो गया क्योंकि यहाँ पर बोरोन जो है वो आगे आना चाहिए था मैग्नीशियम से। तो ये हमारे पास में एक इजी क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक से जो कि आप आसानी से यहाँ पर कर सकते थे। चलिए बहुत कुछ बाकी है अभी भी हमारे पास में, ये क्वेश्चन वो मैंने आपको आगे करा दिया था, थोड़ा सा टाइपिंग हो गई इसकी। यहाँ अमोनिया है हमारे पास में, मैंने बोला था आपको एसिड होना चाहिए, ये रहा एसिड अमाइड और फिर आपका रिडक्शन होने पर अमोनिया, ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने बिल्कुल वर्बली ले लिया था। ये हमारे पास में डाइजोटाइजेशन वाला क्वेश्चन, ये भी हम आगे ले चुके हैं, ये रिपीट हो गए सॉरी। यहाँ अर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन आर एसेंशियल एमिनो एसिड, ये एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको, एनसीईआरटी से सीधा टेबल है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की। बोला भी गया था कि एमिनो एसिड्स जरूर से याद करके जाना, कभी कभी इनके कंपाउंड के परसेंटेज भी पूछ लेते हैं, आने वाले पेपर्स के अंदर वो आ सकते हैं। जी हाँ, अर्जिनिन और ट्रिप्टोफैन दोनों ही एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, जिनको नहीं याद मैं ऐसे बता देती हूँ, टीवी मिल पाथ, उनमें एक दो चीजें बस ध्यान रखनी होती हैं। ग्लाइसिन जो होता है उसके अंदर कायरल कार्बन होता है, बिल्कुल भी नहीं, ग्लाइसिन में 2 हाइड्रोजन होते हैं, स्मॉलेस्ट हमारे पास में अमाइनो एसिड है, तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सेकंड गलत हो गया और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो गया यहाँ पर सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर, एक कैरियस मेथड हमारे पास में जो बात कर रहे हैं, ये एक आपका ऐसा क्वेश्चन जो मैं बोलती हूँ पीओसी से जनरली आता है, आने वाले सारे शिफ्ट के बच्चे, मैं बिल्कुल फोर्सफुली इस बात को कह रही हूँ, ड्यूमास मेथड, थेल्जास मेथड, नाइट्रोजन का, सल्फर का, फास्फोरस का एस्टिमेशन, इन सब के मेथड्स के क्वेश्चंस प्लीज जरूर से करके जाइएगा, ये एक फिक्स क्वेश्चन होता है पेपर का। कैरियस मेथड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास हमारे पास में W की वैल्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड की 0.75 दे दी, जो बेरियम सल्फेट है, W हम मान लेते हैं इसे बेरियम सल्फेट को, ये हमारे पास में क्या है 1.2 ग्राम दे दिया, परसेंटेज सल्फर का निकालना है, परसेंटेज जो भी सल्फर का होता है वो क्या होता है, एक तरीके से इसके मोल जो भी होंगे सल्फर का जो भी मास होता है 32, और यहाँ हमारे पास बेरियम सल्फेट का मास जो होता है वो 233 होता है, वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का टोटल दे रखा है 0.75, और जो ये हमारे पास बेरियम सल्फेट इसका मास दे रखा है 1.2। सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना था, आप अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं कहीं पर मिल रहा है इसका कंटेंट या फिर आपने नहीं पढ़ रखा तो जरूर से वन शॉट में मेरे पीओसी के मिल जाएगा। उसके लिए हमारे पास में लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब के इसी चैनल के ऊपर, आप उसको जाकर देख सकते हैं, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के भी वन शॉट से, जिसमें से काफी क्वेश्चंस आपके अभी बैठे हैं, आने वाली शिफ्ट के लिए भी आप रिवीजन कर सकते हैं।
ये था अभी तक केमिस्ट्री का फर्स्ट शिफ्ट का केमिस्ट्री का सारा लेखा जोखा। अब हम बात करते हैं फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स क्योंकि इस बार आपको इजी गया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे ज्यादा समझने में, लेकिन आने वाली शिफ्ट में हेरा फेरी हो सकती है। अभी शाम की शिफ्ट का अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इवनिंग शिफ्ट में किस तरह का केमिस्ट्री ने खेला खेला है, सुबह जैसे नचाया है या फिर नहीं, वो देखते हैं अभी। हाँ भाई, तो केमिस्ट्री वाली मैम ने पूरा मॉर्निंग शिफ्ट वाला तो सॉल्व करवा दिया। अभी मैं पहले मॉर्निंग शिफ्ट ले रहा हूँ, साथ में कुछ सेकंड शिफ्ट के जितने जितने सवाल मेरे पास आते जा रहे हैं उनको भी सॉल्व करते जाएंगे। सेकंड शिफ्ट के तो जस्ट अभी मेरे पास 2-4 सवाल ही आए हैं, उन पे ही बात करेंगे। पर सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट के सवाल ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो आपका रोटेशनल मोशन का सवाल है। सवाल पढ़ लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी से देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल बोल रहा है a rod of mass m and length l is attached to two ideal strings. Find tension in the left string just after right string is cut. जैसे ही यहां पे क्या सीन है, यहां पर एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। इसको दो स्ट्रिंग से एंड से बांधा हुआ था। इस वाली स्ट्रिंग को मैंने एकदम से काट दिया, इस वाली स्ट्रिंग को मैंने एकदम से काट दिया। तो जैसे ही मैंने उसे कट किया है तो आपको लेफ्ट वाली स्ट्रिंग पर टेंशन फाइंड करना है। बहुत ही हलवा सवाल है, ऐसे सवाल क्लास में भर भर के किए हैं हमने। ये टेंशन खत्म हो जाएगा। यहां पर मैंने बोला टेंशन लग रहा है T। ऑब्वियसली बात है सेंटर ऑफ मास में मुझे लगाना पड़ेगा mg, सेंटर ऑफ मास में मुझे लगाना पड़ेगा mg। ठीक है, मैंने बोला ये रॉड इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऐसे घूमती हुई नीचे गई, तो सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन तो a है और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है अल्फा। सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन a है और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है अल्फा। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं एक ट्रांसलेशन की इक्वेशन की बात करूंगा और मैं एक सॉरी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं रोटेशनल की इक्वेशन की बात करूंगा और एक ट्रांसलेशन की इक्वेशन की बात करूंगा मैं सेंटर मास के रेस्पेक्ट में। रोटेशनल के सवालों में बस यही करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ये बॉडी नीचे जा रही है, सेंटर मास नीचे जा रहा है, तो सेंटर मास पे mg लग रहा है, नीचे t लग रहा है, ऊपर सेंटर मास पे एक्सेलरेशन कितना है a। तो वहां पर इक्वेशन बनी ट्रांसलेशन की, mg माइनस t इज व्हाट ma। इतना समझ में आता है, mg माइनस t, mg माइनस t इज व्हाट m into a। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेशनल की इक्वेशन में बनाता हूं तो टेंशन का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, mg का टॉर्क, mg का टॉर्क, mg का लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो जाएगी l/2, तो ये हो जाएगा mg into l/2। ये हो जाएगा mg का टॉर्क इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू आई अल्फा। इसके अबाउट घूमी तो आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ml²/3 और ये हो जाएगा अल्फा। तो यहां से ml कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से जो अल्फा का जो वैल्यू आ गया है वो हो गया है 3g अपॉन 2l। अल्फा का जो वैल्यू आ गया कितना हो गया 3g अपॉन 2l। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन लिख के छोड़ दिया। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन जो है वो इज इक्वल टू a इज इक्वल टू r अल्फा होता है, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू l/2 अल्फा। तो मेरे पास जो लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा l/2 इंटू अल्फा, जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3g/2l। 2l से 2l कैंसिल हो गया, तो लीनियर एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3g/4, 3g/4। लीनियर एक्सेलरेशन का वैल्यू इक्वेशन 1 में मैं पुट कर देता हूं। इक्वेशन 1 में अगर मैंने पुट कर दिया तो यहां से मेरे पास mg माइनस t इज इक्वल टू m, a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3g/4, तो जो t आ जाएगा वो आ जाएगा mg माइनस 3mg/4। तो यानी यहां से जो टेंशन आ जाएगा 4 माइनस 3 1, यानी वो आ जाएगा mg/4। दिस इज द आंसर। बहुत ही इजीएस्ट लेवल का प्रॉब्लम था। ठीक है, एक रोटेशन का सवाल सुबह का एक और था, पहले उसे कर लेते हैं। ये रहा, देखो इसे, ध्यान दो। एक और रोटेशन का सवाल था। आपको क्या दिया हुआ है, सुनिएगा, एक सिस्टम दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम फॉर्म्ड यूजिंग टू आइडेंटिकल रॉड्स अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शोन। देखिए, एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। ये इस टाइप से टी ज्योमेट्री बनी हुई है, ये एक एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट ये सिस्टम पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या होगा, बॉडी 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बॉडी 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बॉडी 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है कितना होता है ml²/3। कितना होता है ml²/3। बॉडी 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे इस पॉइंट का अबाउट निकालना है तो मैं यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करूंगा। बॉडी 2 का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml²/2l।
इस एक्सिस के अबाउट मेरे को बात करना है, तो इस वाले का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml² / 12 + md²। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा l, तो ये हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यानी इसके अबाउट जो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I, फर्स्ट बॉडी का ml²/3, फर्स्ट बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट ml²/3, सेकंड बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट कितना है ml²/12 प्लस md² पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये हो जाएगा ml²/12 प्लस md², डी का वैल्यू कितना हो जाएगा l, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो जाएगा ml²। तो यहां से जो I हो जाएगा वो हो जाएगा ml² 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1। ओके, तो यहां से जो I हो जाएगा वो हो जाएगा ml², ये हो जाएगा 12, 4 प्लस 1 प्लस 12, सही है क्या? 3 × 12 12, ठीक है। ये हो गया 12 13 14 16 17, यानी जो I हो जाएगा वो हो जाएगा 17/12 ml²। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। कितना था? 17/12 ml²। तो ये रोटेशन के सवाल थे जो सुबह वाली शिफ्ट में हम लोग से पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, ये एक लॉजिक गेट का सवाल था। लॉजिक गेट का सवाल बहुत ही आसान सवाल है लॉजिक गेट का। ठीक है, देखिए आपको क्या बोला है सवाल में। सवाल में बोला है विच लॉजिक गेट इज दिस, विच लॉजिक गेट इज दिस। ठीक है, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन मिलकर कौन सा लॉजिक गेट फॉर्म कर रहा है। और हम लोग को पता है ये चीज, मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि लॉजिक गेट का अगर सवाल आ गया तो वो बोनस है, वो आपके फ्री के 4 मार्क्स देके जाएगा। फिजिक्स का पेपर तो बहुत ही ईजी है यार, मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है, तो फिजिक्स का पेपर बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, यहाँ से ए गया तो ऑब्वियस सी बात है आगे की तरफ कितना मिला मुझे ए बार, यहाँ से बी गया तो आगे की तरफ कितना मिला मुझे बी बार। ठीक है, ये क्या है और गेट, इसने क्या किया दोनों को ऐड कर दिया। ये वाला गोला क्या है नॉट गेट, तो यहां पे इस जगह मुझे क्या मिलेगा, ऐड करके बार बनाया, यानी पहले ऐड किया तो ए बार प्लस बी बार इसने, और इसने क्या किया इसका बार बना दिया। बात समझ में आ गई क्या? तो ये हो गया ए बार प्लस बी बार और इसने इसका बार बना दिया। आगे गया तो इसने इस वाले इनपुट का भी बार कर दिया, तो जो फाइनल रिजल्ट मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है ए बार प्लस बी बार का 2 बार। समझ में आ गई? 2 बार मिलके 9 बार, 2 बार मिलके 9 बार, तो ये बन गया ए बार प्लस बी बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दूं, ए बार प्लस बी बार को मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी का होल बार। ए डॉट बी क्या होगा एंड गेट, उसके ऊपर बार लग गया तो अल्टीमेटली ये बन गया आपका नैंड गेट। तो जो इसका आंसर था वो क्या था, नैंड गेट। इजी सवाल है, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, इस सवाल बहुत ही कंफ्यूजन सा है, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है ये। इस सवाल पे हम लोग बात करते हैं, ये मॉर्निंग शिफ्ट का करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल था। अभी इवनिंग शिफ्ट के करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल की बात करता हूं क्योंकि वो मेरे पास आ चुका था। तो देखिए फटाफट ध्यान दीजिए, यहां क्या बोल रहा है, यहां क्या बोल रहा है, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मेरे को लगता है सवाल को एग्जैक्टली मिला नहीं है जैसा मिलना चाहिए था, जैसा मिलना चाहिए था वैसा मिला नहीं, क्योंकि सब मेमोरी बेस्ड है, एग्जैक्ट रियल पेपर तो है नहीं। तो बेसिकली ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 2 2 1 है और बीच में 1 है, तो ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अनबैलेंस्ड है। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इधर 1 2 है और इधर भी 1 2 है तो वो बैलेंस्ड है। दोनों ही कंडीशंस में जमीन और आसमान का अंतर हो जाता है। तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये पूरा दिख रहा है यहाँ पे। जो सवाल है ये जो मेरे को मिला है उस पर बात कर लेते हैं पहले। ये 1 ये 2 ये 2 ये 1 ये 1 बाहर 1 9 वोल्ट, कोई 9 बता रहा था कोई 100 बता रहा था, पता नहीं, जो भी है देख लेंगे। इसने बोला है फाइंड द हीट प्रोड्यूस इन द एक्सटर्नल सर्किट एबी, यानी इस व्हीटस्टोन ब्रिज में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है मुझे वो फाइंड करनी है। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे फाइंड करें, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से करंट निकालने के लिए मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये उसका सीरीज में के टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा, टोटल करंट निकलेगा, और इसका आई स्क्वायर इंटू आर ईबी करके इसका हीट निकाल लेंगे। तो इसका क्लास में मैंने हमेशा बताया है, इसका एक स्पेसिफिक मेथड होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, और वो क्या होता है ध्यान से समझिए। तो वो समझ लेते हैं फटाफट, इसका बेसिक तरीका या इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है वो देख लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा लेंदी है, एक्चुअली पता भी नहीं है ना कि एग्जैक्ट सवाल यही था कि नहीं था। ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ए।
ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। सिर्फ मैं अभी व्हीटस्टोन ब्रिज का बात कर रहा हूं, बाकी का तो नॉर्मल सा है, कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए मैंने इसे वी सेल से जोड़ा, तो मैंने बोला यहाँ का जो पोटेंशियल हो गया वो हो गया वी, यहाँ का हो गया 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया x, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया y, ठीक है। यहां से x के लिए मैं नोड लगा देता हूं, y के लिए मैं नोड लगा देता हूं, फिर मैं बात करता हूं। x के लिए नोड लगाया मैंने, तो x माइनस वी अपॉन 1, x माइनस वाई अपॉन 1, x माइनस 0 अपॉन 2, तो इसके लिए नोड लगाया मैंने, तो x माइनस वी अपॉन 1, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x माइनस 0 अपॉन 2 इज व्हाट 0, ठीक है। x माइनस वी अपॉन 1, x माइनस वाई अपॉन 1, x माइनस 0 अपॉन 2। नोड लगाना हम लोग को बहुत अच्छे से आता है, क्लासेस में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये हो गया 2x माइनस 2v प्लस 2x माइनस 2y प्लस x इज इक्वल टू 0, 2x 2v 2x 2y x 0, x 2x 4x 5x, तो ये जाएगा 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2v, ये मैंने डाल दिया इक्वेशन 1। y के लिए भी नोट लगा देता हूं, तो y माइनस वी अपॉन 2, y माइनस x अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 1, तो y के लिए भी नोट लगा देता हूं मैं। तो अगर मैंने y के लिए नोट लगाया तो ध्यान से समझिएगा, y के लिए नोट लगाता हूं मैं फटाफट, तो y माइनस वी अपॉन 2, तो ये हो गया y माइनस वी अपॉन 2, ठीक है। y माइनस वी अपॉन 2, y माइनस x अपॉन 1, तो y माइनस x अपॉन 1, और ये हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन 1, यानी हो जाएगा y अपॉन 1 इज व्हाट 0। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से हो जाएगा y माइनस v इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, तो y माइनस v प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2y इज व्हाट 0। y 2y ये हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5y प्लस 5y माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू b, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 4b। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया, 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 4b। इस वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 से, तो ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 25y इज इक्वल टू 5b। दोनों को ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 10x कैंसिल आउट हो गया, 25 माइनस 4 21y इज इक्वल टू 9v, तो यहां से जो y आ जाएगा वो आ जाएगा 9v बाय 21। y कितना आ जाएगा, y मेरा आ गया यहां से 9v बाय 21, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है, ठीक है। इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 3 3 9 3 3 9 3 7 21, 7v बाय 3v बाय 7। y का वैल्यू मैं कहीं भी पुट कर देता हूं, सपोज y का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, y का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, मेरे पास y आ चुका है, y का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x माइनस 2, 5x माइनस 2, y कितना हो जाएगा 3v बाय 7 इज इक्वल टू 2v, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 6v बाय 7, 3 to the 6, 6v बाय 7 इज इक्वल टू 2v, ठीक है। 5x माइनस 6v बाय 7 इज इक्वल टू 2v, तो यहां से हो जाएगा 5x इज इक्वल टू v, तो ये हो जाएगा 6 बाय 7 प्लस 2, तो हो जाएगा 7 to the 14, 14 15 16 20, 14 14 6 20, तो 5x इज इक्वल टू 20v बाय 7 इंटू 5, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा 4v बाय 20, 4v बाय 7, तो यहां से मेरे पास x आ गया 4v बाय 7, ठीक है। तो यहां से ये मेरा x है, ये मेरा y है, मैंने बोला यहाँ पे करंट गई I1, यहाँ पे करंट गई I2, तो जो मेरा R इक्विवेलेंट आने वाला है V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट, V इज इक्वल टू कितना होता है
आई आर, तो जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा V अपॉन आई, यानी V अपॉन I1 प्लस I2। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां से R इक्विवेलेंट, तो सबसे पहले मैं I1 I2 का मैं बात कर लेता हूं। तो जो I1 होगा वो कितना हो जाएगा, ये कितना था, तो V। तो जो I1 हो जाएगा वो हो जाएगा V माइनस एक्स अपॉन वन, V माइनस एक्स अपॉन वन। तो हो जाएगा V माइनस एक्स, एक्स कितना था, एक्स था 4V/7, वो था 4V/7। तो यानी यहां से जो I1 आ गया है 7, ये हो जाएगा 3V/7। यहां से जो I2 हो जाएगा वो हो जाएगा V माइनस वाई अपॉन 2। तो यहां से जो I2 आ जाएगा वो आ जाएगा V, y कितना था, y था 3V/7, 3V/7 अपॉन 2। तो यहां से जो I2 आ गया है वो कितना आ गया है भाई, 7, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4, 4, यानी ये हो जाएगा 2V/7। ये I2 आ गया, ये मेरे पास I1 आ गया। तो यहां से जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा V अपॉन 3V/7 प्लस 2V/7। तो ये हो जाएगा 3V/7 प्लस 2V/7, यानी यहां से जो R इक्विवेलेंट आ गया वो आ गया 7/5 ओम। ये मेरे पास आ गया है इस व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो आ गया है 7/5 ओम। कैलकुलेशन हो सकता है, कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कैलकुलेशन जल्दी जल्दी में गलत हो सकती है, बट मुझे लगता है यही है, पूरा बैक टू बैक नहीं काम कर रहे हैं। तो ये आर इक्विवेलेंट इस वाले व्हीटस्टोन ब्रिज का आ गया। यहां से इसको ऐड कर दूंगा मैं, सीरीज में है, तो मेरे पास टू नेट फाइनल आर आ जाएगा। फाइनल आर आ जाएगा तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R नेट, आई आ जाएगा। और इसका अक्रॉस जो हीट आएगी वो कितनी होगी, I²। सवाल एग्जैक्ट नहीं था तो हम लोग यहीं पे ऐसे ही काम कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, फटाफट ध्यान दीजिए। अगला सवाल आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का है, और ये सवाल वेंचुरी मीटर का है। जब मैं वेंचुरी कर रहा था क्लास में तो सब लोग बहुत हंस रहे थे, वेंचुरी का गलत मतलब ले रहे थे। तो वेंचुरी मीटर का क्वेश्चन है, याद आ रहा है क्या? देखो क्या कह रहा है, ये सवाल बोल रहा है फाइंड वॉल्यूम फ्लो रेट इन द वेंचुरी मीटर गिवन बिलो इन द विच मीटर इज फ्लोइंग। ये 4 नहीं, वो ए है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ए बी, ठीक है। वेंचुरी मीटर सबको पता है, ये वाली ट्यूब और ये वाली ट्यूब पे जो लिक्विड के हाइट का डिफरेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल ए और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है स्मॉल ए। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कैपिटल ए, कितना है, कैपिटल ए। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, स्मॉल ए। क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है। मैंने बोला यहाँ पर फ्लो है का वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर फ्लो का वेलोसिटी कितना है, v2। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, इसने बोला है सवाल ने, वॉल्यूम फ्लो रेट d कैपिटल V/dt। क्या चाहिए मुझे, वॉल्यूम फ्लो रेट dV/dt। और ये याद करो a इंटू वी ही तो होती है, वॉल्यूम फ्लो रेट जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग a इंटू V1 इज इक्वल टू a इंटू V2, यानी यहां से मैं बोल सकता हूं a इंटू V1 इंटू स्मॉल a इंटू V2। आगे क्या बात समझ में? मुझे कैपिटल ए का वैल्यू दिया हुआ है √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम में बात करूं मैं तो, ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट 1 और इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट 2, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, P1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी रो जी x1, x1 नहीं x ही बोल देता हूँ, रो जी x ही बोल देता हूँ, प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V1 स्क्वायर। पता है प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फर्स्ट पॉइंट के लिए इज इक्वल टू सेकंड का प्रेशर प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हाइट का डिफरेंस ही नहीं है, दोनों पॉइंट जो है वो ग्राउंड पे ही है, तो एक्स एक्स ले लो या रेफरेंस ले लो, जीरो ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। P1 इस पॉइंट का प्रेशर, P2 इस पॉइंट का प्रेशर, तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, जितना इस लिक्विड कॉलम में लिक्विड के हाइट का डिफरेंस है, यानी रो जी एच। P1 माइनस P2 जो हो जाएगा, P0 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रो जी एच। तो ये हो जाएगा रो जी हाइट का डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर। V2 मुझे V1 पता है ना,
नहीं नहीं, मुझे कैपिटल ए पता है, तो मैं V1 निकालने की कोशिश करता हूं, तो V2 को मैं इल्यूमिनेट करता हूं, V2 को मैं क्या करता हूं, इल्यूमिनेट कर देता हूं। तो V2 को अगर मैं इल्यूमिनेट कर दूं तो V2 की जगह लिख सकता हूं मैं V1 इंटू कैपिटल ए। V2 को मुझे क्या करना है, इल्यूमिनेट करना है, तो V2 की जगह लिखूंगा कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। आगे के बात समझ में? तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, जी का वैल्यू कितना हो गया 10। हाइट का डिफरेंस h कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू V1 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए का वैल्यू दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2, यानी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -1, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 10, ये हो जाएगा 100, ये सारा 1 बन गया, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, तो जो V1 का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो जाएगा 1/√3। V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। मुझे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए dV/dt, तो dV/dt है कैपिटल ए आपको कितना दिया हुआ है √3, और जो V1 है उसका वैल्यू कितना आ गया है 1/√3, तो ये जो वैल्यू आ गई है अल्टीमेटली कितनी आ गई है 1 आ गई है, तो ये आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और कोई 11th का क्वेश्चन? हाँ, ये काइनेमेटिक्स का सवाल है, फटाफट ध्यान दीजिए, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। काइनेमेटिक्स तो शायद आप नहीं पढ़ा हुआ, तो ध्यान दीजिए, सवाल को पढ़िए फटाफट, बहुत ही इजी पेपर आया था भाई, बहुत ही इजी पेपर आया था, अभी के अभी मैं फटाफट शिफ्ट 2 का भी देख लूंगा, ध्यान दीजिए फटाफट। क्या बोल रहा है, अ कर्व इज गिवन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, नहीं काइनेमेटिक्स का सवाल नहीं, बेसिकली वर्क एनर्जी सॉरी वर्क और एनर्जी का सवाल है, ठीक है। आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन कर्व दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन कर्व दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोला है tan θ1 tan θ2 और tan θ3 की वैल्यू दी हुई है। θ1 ये वाला एंगल जो है ये θ1 है, ये वाला जो एंगल है ये θ1 है, ये वाला एंगल θ2 है, और ये वाला जो एंगल है θ3 है। tan θ1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, tan θ2 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, tan θ3 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो -1/2 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, इफ AB बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग A to B, ऐसी F मतलब यहां से यहां तक जो फोर्स लग रहा है FAB, यहां से यहां तक FBC, यहां से यहां तक FCD, और यहां से यहां तक जो फोर्स लग रहा है वो कितना है FDE, तो आपको बोलना है उसे मैग्नीट्यूड के ऑर्डर में अरेंज करना है, कौन सा फोर्स ज्यादा है कौन सा फोर्स कम है। ओके यार, यहां पे अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इजी सा बात है ये, F इजिकल टू कितना होता है -du/dx होता है क्या भाई, F इजिकल टू कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए F इजिकल टू होता है -du/dx, du/dx क्या हो जाएगा u वर्सेस x कर्व का स्लोप, u वर्सेस x कर्व का स्लोप, तो ये हो जाएगा -tan थीटा, मैग्नीट्यूड का बात करता हूं, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन की वजह से कितना है थीटा, जिसका थीटा सबसे ज्यादा वहां पे फोर्स सबसे ज्यादा, जिसका tan थीटा सबसे ज्यादा वहां पे फोर्स सबसे ज्यादा, tan थीटा सबसे ज्यादा किसका है θ2 का, और θ2 कहां है, θ2 है किसके लिए BC के लिए, तो मुझे लगता है FBC सबसे ज्यादा है। उसके बाद थीटा कौन सा है θ1 कहां पर है AB के लिए, तो वो फोर्स इससे कम होने वाला है। उसके बाद थीटा क्या है 1/2, θ3 कहां है DE के लिए, तो ये हो जाएगा FDE, और उसके बाद CD के लिए तो थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यानी उसके लिए तो फोर्स ही 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CD के लिए, तो BCABDE आंसर जो आ रहा है BCABDECD, BCAB कहां है BCABDECD, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही है। देख रहे हो कैसे सवाल है 10-10 15-15 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत इजीली सवाल सॉल्व हो जाते हैं। और 11th का कौन सा पार्ट आया था वो भी देख लेते हैं फटाफट 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 जल्दी 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 जल्दी। ठीक है ठीक है, ये वेव्स का क्वेश्चन है, वेव्स का क्वेश्चन है, वेव्स क्या बोल रहा है फटाफट समझिए। टू मैकेनिकल वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ L tension T having linear mass density mu1 mu2 1/2, find the ratio of time taken for a wave pulse to travel from one end to other end in both string। ओके, आपको टाइम का रेशियो पूछा है, तो यार देखो कोई भी वेव है, उस वेव के अंदर जो वेव की प्रोपगेशन की वेलोसिटी जो होती है वो होती है v इज इक्वल टू √T/μ, v इज इक्वल टू कितना होता है √T/μ, ठीक है।
अब यार अगर वेव मूव कर रही है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो टाइम हो जाता है वो कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो आपको टाइम का रेशियो पूछा है, तो यहां पे जो t1 अपॉन t2 होगा वो होगा d बाय v1 अपॉन d बाय v2। तो यहां से दोनों के लिए लेंथ सेम है, लेंथ l ही है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v2 बाय v1, यानी v2 कितना हो जाएगा, रूट ओवर t बाय म्यू वन, सॉरी म्यू टू, रूट ओवर t बाय म्यू टू डिवाइडेड बाय रूट ओवर t बाय म्यू वन, यानी हो जाएगा रूट ओवर म्यू वन बाय म्यू टू। म्यू वन बाय म्यू टू कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा 1/2, तो आंसर जो है वो कितना है, 1/√2। ठीक है, नॉर्मल सी बात, v इज इक्वल टू रूट ओवर टी बाय म्यू, सीधा सीधा फॉर्मूला है ट्रांसवर्स वेव की, वेव वेलोसिटी का। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यानी t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू d बाय v1 मतलब d बाय v2, तो v2 बाय v1, v2 कितना हो जाएगा, रूट ओवर t बाय म्यू टू, v1 कितना हो जाएगा, रूट ओवर t बाय म्यू वन, तो हो जाएगा रूट ओवर म्यू वन बाय म्यू टू, म्यू वन अपॉन म्यू टू का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा, 1/2। बहुत ही इजी सवाल। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। एक और सवाल है यूनिट्स एंड डायमेंशन का, बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल। पिछली बार भी हर शिफ्ट में एक या दो सवाल यूनिट्स एंड डायमेंशन के आते थे, इस बार भी आए हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं फटाफट। क्या बोल रहा है, हाँ तुम लोग बोलते हैं ना यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा दो, यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा दो, हर बार सवाल आता है। देखो फटाफट ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी इफ p प्लस at स्क्वायर अपॉन b प्लस हाफ रो स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर p प्रेशर, रो डेंसिटी, b स्पीड है। आपको यहाँ पे a अपॉन b का डायमेंशन पूछा है, तो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है जो मैं बताना चाहता हूं आपको। यार एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो सकता है, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो सकता है, तो जो डायमेंशन प्रेशर की होंगी वो डायमेंशन at स्क्वायर अपॉन b की भी होने वाली, पक्की बात है। तो यहाँ पे a t स्क्वायर अपॉन b, इसकी जो डायमेंशन होंगी वो किसकी होंगी, प्रेशर की, पक्की बात है। at स्क्वायर अपॉन b की जो डायमेंशन होगा किसका, किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर। प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये ए और वो ए अलग अलग है भाई, इसे एरिया लिख देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल फोर्स, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, और एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, टी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, टाइम की डायमेंशन ऑब्वियस सी बात है, टाइम t2 ही होने वाला है। तो यहां से जो a अपॉन b का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा m l की पावर 1 माइनस टू, यानी l की पावर माइनस वन, और t की पावर माइनस फोर। देखो कितना आसान सवाल था, इससे आसान क्या हो सकता है, तो एम एल माइनस वन टी माइनस फोर, तो इसका ऑप्शन जो हो गया वो हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस फोर। देखा यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्या लल्लू सवाल आया था। ठीक है, और जल्दी से देख लेते हैं फटाफट, ध्यान से समझ लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, ये एक आपका 11th का सवाल हो गया। इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा है, अरे यार कीटीजी थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया था, याद आ रहा है क्या कुछ, देखो क्या सवाल है, सवाल पढ़ लेते हैं फटाफट। फाइंड द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इफ इट्स टेंपरेचर चेंजेस बाय 10 केल्विन। चेंज इन टेंपरेचर कितना हो गया, 10 केल्विन। ठीक है, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज 10, जो गैस के जो मोल्स है वो भी कितने हैं, 10 हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द गैस इज 7 कैलोरी पर केल्विन पर मोल व्हाटएवर। तो यहाँ पे Cp का वैल्यू दिया हुआ है 7 और कैलोरी वैल्यू उसमें दिया हुआ है, और R का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए फटाफट, R का वैल्यू आपको 2 गिवन है, समझ में आ रहा है बेटा। तो यार एक बात बताओ, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है, NCV/dt, NCV/dt। dt मुझे पता है 10 दिया हुआ है, n मुझे पता है 10 है, cv नहीं पता पर मुझे cp तो पता है, तो मेरे पास एक रिलेशन है, मेयर्स रिलेशन, cp माइनस cv जो होता है वो क्या होता है, r होता है। तो यहां से जो cv हो जाएगा वो हो जाएगा cp माइनस r। cp तो आपको दिया हुआ है ना बेटा, cp आपको दिया हुआ है 7 माइनस 2, तो यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो cv का वैल्यू हो गया 5, तो यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स थे 10। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 10 हो गए, cv जो हो गया वो 5 हो गया, चेंज इन टेम्परेचर भी कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहां से जो du हो गया वो कितना हो गया, 500 कैलोरी। तो आंसर कितना आ गया, 500 कैलोरी। देखो अपन ने तो बहुत ज्यादा टफ सवाल किए थे, कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी 11वीं का सवाल था। समझ में आया क्या, चलिए और देखते हैं फटाफट जल्दी से देख लेते हैं।
ठीक है, 11वीं के बहुत ज्यादा नहीं थे। अब 12वीं के सवालों पे चलते हैं फटाफट, फिर शिफ्ट 2 पे चलेंगे जल्दी से। चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। क्या सवाल है सुनो, अरे यार ये ना, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल जो क्लास में सब करते हैं ना, वही सवाल दे दिया है। ये सेकंड शिफ्ट का, अभी इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो जो है वो है आपका इवनिंग शिफ्ट का। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया आपको। क्या बोल रहा है ये एक सर्किट गिवन है आपको, ये एक सर्किट गिवन है, ये एक बैटरी है, ये बैटरी है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ये सर्किट आपको गिवन है। सवाल में क्या बोल रहा है, इन अ सर्किट देयर इज अ बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड ईएमएफ ई व्हिच इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल लोड ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर as shown, find the value of R so that the maximum power dissipated across R। तो आपको बोला है कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो कि मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम लोगों को पता ही है यार, क्लास में ड्राइव भी तो करते हैं। जब क्लास में ड्राइव भी करते हैं तो बहुत इजीली समझ में आएगा। देखो क्या है, मैंने बोला यहां से करंट निकली आई, तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, आई स्क्वायर आर। तो देखिए, हाँ समझिए, जो आई होगा वो होगा ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। जो पावर डिसिपेट हो रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में वो हो जाएगा आई स्क्वायर आर, यानी ई स्क्वायर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर। ठीक है, ये पावर ट्रांसफर का सबसे मैक्सिमम होगा जब डीपी बाय डी आर जो होने वाला है वो 0 होने वाला है। तो यहाँ पे ई स्क्वायर तो बाहर आ गया, ठीक है, तो यहां बचा डी बाय डी आर ऑफ आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल टू 0। तो ये तो वैसे ही चला गया। u अपॉन वी मेथड में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं। जब u अपॉन वी मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो नीचे वाले का स्क्वायर यानी r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे होगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, कैपिटल R का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो गया 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ये किसके बराबर हो गया 0। तो ये टर्म तो वैसे 0 में चलेगी, होल स्क्वायर खोल देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R स्मॉल r, होल स्क्वायर खोला, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R स्मॉल r इज व्हाट 0। तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट हो रहा होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो R स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कैपिटल R का वैल्यू किसके बराबर हो गया, स्मॉल r के बराबर। ये इवनिंग शिफ्ट का करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है। इतना करना ही नहीं है यार, क्लास में चिल्ला चिल्ला के लिखवाते हैं नोट करवा करवा के। जब एक्सटर्नल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है, मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है एक्सटर्नल सर्किट में। ये तो चिल्ला चिल्ला के करते हैं। अब देखो, सुबह ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल दिखने को तो नहीं मिला, शायद आया होगा क्योंकि सारे सवाल तो नहीं मिलते ना, बट शाम को जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल आया है वो ये है, और ये बहुत ही हलवा लल्लू पप्पू चप्पू सवाल है। क्या बोल रही है, ये बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √2। ठीक है, ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द लाइट रे सच दैट द इमर्जेंस रे ग्रेजेस आउट द सरफेस। यानी यहां पर जो लाइट रे जा रही है, ध्यान समझना, जो लाइट रे ऐसे, ओहो ये क्या हो गया, नहीं गलत हो गया क्या, 2 मिनट रुको, लाइट बहुत मोटा कर दिया मैंने, ठीक है, हाँ, यहां से लाइट रे जाए ऐसे, पक्की बात है, और वो चली जाए ऐसे, ग्रेजिंग इमर्जेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंस रे इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस। आगे क्या बात समझ में, ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा इस सरफेस पे नॉर्मल, तो भाई साहब यहां पर ये जो ई हो जाएगा, ई हो जाएगा वो हो जाएगा 90, तो ये जो एंगल हो जाएगा R2, क्या R2 C के बराबर होगा, अरे क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तभी तो ऐसा होगा। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तभी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो E 90 है तो यानी R2 किसके बराबर होने वाला है, C के बराबर। और इसका फॉर्मूला मुझे पता है, sin C इज इक्वल टू म्यू R बाय म्यू D। तो यहां से sin C यानी मेरे पास R2 आ जाएगा सीधा सीधा, म्यू R कितना हो जाएगा 1, म्यू D यानी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी R2 बोले तो C बोले तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, R2 बोले तो C बोले तो 45 डिग्री। ये आपको एंगल 45 डिग्री दिख रहा है, ये वाला एंगल 45 डिग्री दिख रहा है,
तो ये जो ए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, हम लोग को समझ में आता ही है। तो यहां से जो R1 प्लस R2 है वो कितना होता है ए, तो यहां से जो R1 हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस 45 बोले तो 45 डिग्री, तो R1 45 डिग्री हो गया। अब मैं यहां से यहां के लिए फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देता हूं, तो यानी साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग। तो यहां से साइन आई, म्यू प्रिज्म कितना है √2, सराउंडिंग कितना है 1, साइन R1 कितना आया था 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1/√2, गया गया। अरे बाबा आई भी कितना आ गया 90 डिग्री, यानी ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमर्जेंस है, तो आई का वैल्यू भी हो गया 90 डिग्री। तो ये वाला सवाल भी आपका अभी शाम को इवनिंग शिफ्ट में अभी अभी आया था, आपने देखा होगा जिसका भी था। अगली बात समझ में, फटाफट कुछ सुबह वाले क्वेश्चंस पे भी चल लेते हैं, दोनों साथ में लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया है, ठीक है। एक 12th का क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक 12th वाला क्वेश्चन और ले लेते हैं, कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, तो कैपेसिटेंस का क्वेश्चन को इसको भी फटाफट कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, इजी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान दीजिए, हाँ बहुत ही हलवा सवाल है बाबा ये तो। क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखो क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है एन एयर फिल्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, यानी मैं बात करूं जो C हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है। फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K आपको दिया हुआ है यहाँ पे, K इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और स्लैब जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K 3 की स्लैब डाल दी, तो उसका विड्थ कितना है T जो है वो कितना हो जाएगा D/3, okay, where D is the separation between the plates, okay, न्यू कैपेसिटेंस। यार ये तो फॉर्मूला है, हम लोग को पता ही है, क्लास में ड्राइव करते हैं यार, इस बात तो सवाल पूरे एनसीईआरटी बेस्ड ही आए हैं यार। तो जो C डैश हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, पक्की बात है। तो यहां से जो C डैश हो गया, एप्सिलॉन नॉट A की जगह लिख सकता हूं मैं C इंटू D, क्योंकि C का मुझे चाहिए, ये हो जाएगा D माइनस T, T कितना था D/3 प्लस T D/3, K भी कितना है 3, समझ में आ गया क्या, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां से C D अपॉन D 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9, D से D कट गया, तो यहां से जो C डैश हो गया वो हो जाएगा C अपॉन, तो यहां पे मैं क्या 9 एलसीएम ले लूं, तो हो जाएगा 9 माइनस 3 प्लस 1, क्या ऐसा ही होगा क्या 9 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9C, 9 माइनस 9 1 10 10 माइनस 7, 9C/7, तो जो इसका आंसर है वो कितना है 9C/7, ये इसका आंसर है। तो ये भी बहुत ही इजी सवाल था, ठीक है। चलिए फटाफट और अगले सवालों पे चलते हैं, सुबह वाले लेते हैं फिर शाम वाले भी कर लेंगे। फटाफट क्या बोल रही है, अ सोलेनॉइड इज कैप्ड विद एन एक्सिस वर्टिकल current I naught is flowing in the solenoid, a charge Q is thrown downwards inside the solenoid, its acceleration of the charged particle A। अरे यार सवाल में क्या होता था, सोलेनॉइड होता था, सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेट डालते थे, तो वहां पे वो A जो होता था G से कम होता था, बट ये चार्ज पार्टिकल है, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास ये कोई सोलेनॉइड है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा या ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा। अगर मैंने Q चार्ज को यहां पे डाला तो वेलोसिटी होगी ऐसे, B भी ऐसे है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा F वेक्टर वो लगेगा Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। V और B के बीच का एंगल कितना है, थीटा जो है वो कितना है 0 डिग्री, तो उसमें जो फोर्स लगने वाला है वो कितना लगने वाला है 0 डिग्री, तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स है नहीं उस पे, तो जो उसका एक्सेलरेशन रहने वाला है वो कितना रहने वाला है G ही रहने वाला है। बहुत ही इजी सवाल था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, ये देखिए फटाफट, wave propagates whose electric field is given by E vector is equal to 69 sin omega t minus kx। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है साहब। अगर ऐसा है तो मेरा जो वेव प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है ना, वेव प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x एक्सिस है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ई वेक्टर में जे कैप दिया हुआ है, ई वेक्टर में क्या दिया हुआ है
जे कैप दिया हुआ है, यानी ई वेक्टर ऐसे है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को पता है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी वो जेड एक्सिस के लोग या तो बाहर होगा या अंदर होगा, पर मुझे पता है ई क्रॉस बी जो है वो वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन देता है, ई क्रॉस बी जो है वो ई क्रॉस बी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये डायरेक्शन किसका होता है, वेव प्रोपगेशन का। तो यानी मैं बी ऐसे डालूं कि वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन मुझे मिले, यानी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ई पे रखूंगा उंगलियां, उसे मोड़ूंगा बी की तरफ, तो ई पे रखा उंगलियां, बी अगर अंदर की तरफ होगा तो वेव प्रोपगेट इधर करेगी, तो मैं ऐसे रखूंगा तो ई ऐसे होगा, बी बाहर की तरफ होगा तभी उंगलियां बाहर आएंगी और वे ऐसे जाएगा, तो यानी यहाँ पे जो बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो अलोंग होगा पॉजिटिव के कैप के, तो ये आंसर इसका सही है। चलिए फटाफट और देख लेते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल है, ये भी देख लेते हैं फटाफट क्या कह रहा है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, अ चार्ज 10⁻⁻8, अ चार्ज 10⁻⁻8 is held fixed at the origin and charge इस एक चार्ज है जो यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, ऑरिजिन देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अ चार्ज 10⁻⁸ कूलम, Q जो है वो 10⁻⁻8 कूलम यहां रखा हुआ है। ठीक है, fixed at origin and a charge 2 into 10⁻⁸ is moved from, ये कोई पॉइंट A हो गया, ये कोई पॉइंट A हो गया, यहां पे रखा है Q डैश, वो है 2 into 10⁻⁶, 2 into 10⁻⁻6, ये पॉइंट जो है वो कितना है बेटा 4,4,2, 4,4,2, इसको कहां से कहां मूव किया है, बी पॉइंट तक लेके आया हूं मैं, वो है 2,1,2, ये हो जाएगा 2,1,2। ठीक है, द वर्क डन इज डूइंग, अरे यार इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल निकाल लो, इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल निकाल लो, ये जो डिस्टेंस हो गई इसको मैंने बोल दिया, यहां से जो डिस्टेंस हो गई इसको मैंने बोल दिया R1 या RA बोल देता हूं, और इसको मैंने बोल दिया RB। RA कितना हो जाएगा, RA हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 4, 16 दूनी 32, 33, 34, 35, 36, यानी RA हो जाएगा 6। RB ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी हो जाएगा 3। ठीक है, जो वर्क डन होगा WAB वो हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, Q डैश इंटू VB माइनस VA, यानी ये हो जाएगा Q डैश को लेके गए तो Q डैश इंटू के Q ये वाला अपॉन 6 माइनस के Q अपॉन 3, समझ में आ गया क्या। तो यहां से ये हो जाएगा Q डैश कितना था 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और Q कितना हो गया, Q हो गया ये था 2 इंटू 10⁻⁻6, वो कितना था 10⁻⁸। ठीक है, ये हो गया 10⁻⁸, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, 1/6 माइनस 2/6 हो जाएगा 1/6 माइनस 1/3, यानी 2/6, यानी 1 माइनस 2 6, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इजीली, आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक सवाल फटाफट और देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये वाला रे ऑप्टिक्स का सुबह वाला सवाल था, थोड़ी देर पहले जो मैंने कराया था वो रे ऑप्टिक्स का शाम वाला सवाल था। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सुबह वाला भी करवाया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का शाम वाला भी कराया, सुबह वाला सवाल देख लेते हैं। सुबह वाला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, सुबह वाला सवाल क्या रहा है कि भैया सिंपल माइक्रोस्कोप का सवाल है, ये क्या है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का सवाल है, इन अ माइक्रोस्कोप, सिंपल नहीं सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सवाल है, इन अ माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव इज हैविंग फोकल लेंथ FO 2 सेंटीमीटर, आईपीस FE 4 सेंटीमीटर, द ट्यूब लेंथ इज 32 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन दिस माइक्रोस्कोप फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो मैग्निफिकेशन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है भाई, कितना होता है, L ट्यूब लेंथ इंटू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इंटू FO इंटू FE, यही होता है। L कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, D जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर,
FO दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, वो दिया है 4 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे, सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, मैग्निफिकेशन हम लोग को मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 25 चौक 100, 100 आ रहेगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो साहब ये सब सवाल थे जो सुबह कुछ मॉर्निंग शिफ्ट के, कुछ इवनिंग शिफ्ट के थे। अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, फिर वापस बीच में मैं आता हूं वापस से दोबारा और सवाल लेके। तो बच्चा लोग नहीं गया शाम वाला शिफ्ट, मॉर्निंग की तरह इवनिंग वाला शिफ्ट जो है केमिस्ट्री का कंपैरेटिवली थोड़ा इजी गया है, मतलब इवनिंग वाले में आपका कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वही जो मैंने आपको अभी अभी बोला था, इवनिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है, कैरियस मेथड, डुमास मेथड, इनसे रिलेटेड। ये आपका परसेंटेज ऑफ फास्फोरस पीओसी से एक क्वेश्चन आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक से आता ही है जनरली। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम फॉस्फेट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 ग्राम में प्रेजेंट है, उसमें परसेंटेज फास्फोरस का मैंने अभी आपको बताया था, सल्फर का जैसे निकाला था, परसेंटेज फास्फोरस का निकालने के लिए फास्फोरस के इतने मोल यहाँ पर 2 है, तो 2 × 31 जो फास्फोरस का आपका यहाँ पर मास होता है, अपॉन हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, टोटल 1 ग्राम है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, ये 1.49, और टोटल मास जो होता है मैग्नीशियम फॉस्फेट का आपको कैलकुलेट करना होगा, मुझे याद है मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, ये आपका होता है 233। बस आपको ये सॉल्व करना था, आपका परसेंटेज जो है फास्फोरस का वो निकल जाएगा। कैलकुलेशन नो डाउट मैं यहाँ नहीं करूंगी, मैं आपको कॉन्सेप्ट देने आई हूँ यहाँ पर, और किस तरह के क्वेश्चन एनटी कवर कर रहा है इस बार वो आपको बताने आई हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये हमारी कॉपी का क्वेश्चन है, जो बच्चे पढ़े हुए हैं सबको याद होगा, आपको हमारी कॉपी का क्वेश्चन है। कल जिन बच्चों को मैंने पीरियडिक खत्म कराया था उन्हीं को क्लास में करवाया था। चलिए यहाँ पर देखते हैं, एल्युमिनियम मैग्नीशियम Mg+2 Al+3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन का आपके मिक्स क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या है आपका सोडियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रेडियस जो होता है वो एल्युमिनियम के कंपेयर में क्या होता है यहाँ पर ज्यादा होता है, अलोंग द पीरियड जाता है हमारे पास, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज होता है, मतलब एल्युमिनियम पीछे आना चाहिए। और ये दोनों आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो इनका रेडिया आपका सही था, पर फिर भी हमारे पास में ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन एटॉमिक रेडिया सेकंड हमारे पास में क्या होता है, हमेशा ही इस पे डिपेंड करता है, क्या ऐसा होता है, नहीं, ऑलवेज वर्ड गलत है। एटॉमिक रेडिया है आपका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपके दोनों ही यहाँ पर गलत थे। इजी क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक का ये था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये और भी ज्यादा इजी क्वेश्चन, लेकिन काफी बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते ही नहीं है। आप अपनी 11th की एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें सेकंड पेज या थर्ड पेज पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर करके टॉपिक दे रखा है, कितनी वैल्यूएबल डिजिट्स होती है, पॉइंट डेसिमल से पहले कितनी यूनिट्स होती है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे पास में 0.153 था, समेशन पूछा था यहाँ पर, फिर बोला 153.2, फिर हमें बोला 1532 पॉइंट जो भी 00 मान लो पीछे, तो ये क्या हो गया आपका 353.567, 3 4 5 5 6 7 8 6 1 वैल्यूएबल डिजिट बोली थी, इसके पॉइंट के पहले की वैल्यूज हमारे पास में यहाँ पर लेनी थी, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर 4 आ गया। सिग्निफिकेंट फिगर से जिस तरह से पिछले साल किया था, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर से एक अनप्रिडिक्टेबल आपका क्वेश्चन आया है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, यहाँ पर MnO2 की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसको ट्रीट किया गया अगर HCl से, तो वेट क्लोरीन का पूछा है, अगर ये मेंशन ही कर दिया Cl2 है, अगर Cl के साथ में रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास में क्या निकल रहा होगा, यहाँ MnCl2 लिबरेट हो रहा होगा, तो बैलेंस करते हैं अगर, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 2H2O लिबरेट कर दे, क्या बैलेंस हो गई इक्वेशन, यस यस बच्चा बैलेंस हो गई। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट में आपको मिला है, तो आप लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस पे आगे ध्यान देके जाइएगा, कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देके जाइएगा। ये क्या बोला यहाँ पर 8.34 ग्राम हमारे पास में है HCl, तो हमें कितना वेट Cl2 का मिलेगा, ये हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोला गया। अब 87.4 ग्राम से कितना मिल रहा है हमारे पास में, हमें ग्राम पूछा था क्लोरीन का, यस बच्चा, यहाँ पर हमारे पास में कितना मिल रहा है 71 ग्राम एक्चुअल में मिल रहा है, जो मास होता है क्लोरीन का 31.5, बैलेंस्ड इक्वेशन थी, तो हमारे पास को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 8.74 से कितना मिलेगा 171.87 इंटू 8.74, ये कैलकुलेशन इजी थी, हम बहुत आराम से कर सकते हैं, यहाँ पर अपॉन 100
इंटू 10, ये आपका सीधा सीधा कट रहा था, ये पूरा कट रहा था, तो आपका क्या हो गया 7.1 जो हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। बहुत ही इजी, प्यार से हो जाने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन मैं क्लास में हमेशा बोलती हूँ कि ये हमारे पास में केमिस्ट्री का लगभग फिक्स क्वेश्चन होता है। मैग्नेटिक नेचर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आ सकता है, आपका एमओटी से आ सकता है, या फिर डीएनएफ ब्लॉक से, तो सदाबहार क्वेश्चन आपका है ही सही। यहाँ पर क्या क्या दिया है आपको, Na+2 दिया है, Fe2+ दिया है, CO+2 दिया है और V3+ Ti+2 दिया है। हमारी प्रैक्टिस बहुत खटाखट से होनी चाहिए इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। ट्रिक भी बता रखा है 21 से 31 का, लाइक 23 है तो हम D के ऊपर पावर लास्ट वाली वैल्यू की डालते हैं, जैसे 3D3 और 4s2। निकल इन नंबर होता है 28, तो ये हो जाता है आपका 3D8 4s2, 3D6 4s2। जो हमारे पास में आयरन होता है कोबाल्ट 3D7 4s2। साइंस टीचर वीना, ये हमारे पास में हो गया 3D3 4s2, और हमारे पास में टाइटेनियम हो गया 3D2 4s2। ये हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन हो गया। प्रैक्टिस कैसे करती है मैंने वन शॉट्स में बता रखा है, आप वन शॉट्स खोल करके देख सकते हैं। सबको +2 है, ये +2, ये +2, ये +2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो यहाँ हमारे पास में डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। इसका मतलब म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है √NN+2 बोर मैग्नेटॉन। अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है, आंसर मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये ट्रिक है इसका, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो 3 से कम वैल्यू है। अगर हम इसमें चल रहे हैं तो यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3D6 अगर बच रहा था हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में, तो 4 बच रहे थे, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो नहीं होगा। कोबाल्ट अगर 7 फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 था, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इससे लेस पूछा था तो ये भी नहीं होगा आपका। वेनेडियम पे आ रहे हैं +3, अगर हमारे पास में यहाँ निकाल रहे हैं, एक और निकाला है यहाँ पर, तो 2 ही बच रहे हैं इसके अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, तो +2 हमारे पास में यहाँ पर, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। और अगर हम +2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, अगर इंटीजर बेस में क्वेश्चन था तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 हमारे पास में ऐसे आयन से Ti+2 V+3 एंड Ni+2, जिसके अंदर हमारे पास में क्या है, 3 से कम मैग्नेटिक मोमेंट का आपका वैल्यू आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारे पास में कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या बोला गया। थोड़ा सा ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन हमारे पास में। ये हमें क्या बोला है यहाँ पर, H2X की वैल्यू दे रखी है, H2X की हमारे पास में कंसंट्रेशन निकालना है X2- का। अगर हमें X2- का कंसंट्रेशन निकालना है, ये क्या हो गया हमारे पास में, एक बार में H+ निकलेगा और 2X- है हमारे पास में एक स्टेप में, तो हम इसे कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर H+ करेंगे और HX- निकालेंगे, क्योंकि Ka1 और Ka2 की वैल्यू दोनों दे रखी है। तो Ka1 की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर 2.5 × 10⁻⁻7। अगर हमारे पास में HX- मिला, फिर अगर हम इसे तोड़ रहे हैं तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2X- जो होगा वो निकल जाएगा, X2- जो होगा वो बच जाएगा यहाँ पर। अगर ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर लेके चल रहे हैं तो इस कंडीशन के अंदर हमें दोनों के कंसंट्रेशंस निकाल लेने होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर Ka2 की वैल्यू क्या है आपकी 10⁻⁻3, कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1। अगर हम यहाँ पर डिसोसिएशन के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ये क्या हो जाता है C1 - अल्फा, ये आपका क्या हो जाएगा C यहाँ पर α1 + C α1 और α2, और ये आपका क्या हो जाएगा C α1 1 - α2। और अगर हम ऐसे ही लिख लेते हैं C∝ = 1 - α2, और ये हमारे पास में हो गया C∝1 + C∝1 α2, और ये हमारे पास में हो गया C∝1 और C∝2। ये हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसका मतलब जो अल्फा की वैल्यू होगी वो X2- का वैल्यू हो जाएगा। ये हमारे पास में ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट अगर फाइनल कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं X2- की, तो ये हमारे पास में Ka1 Ka2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो कंसंट्रेशन इनटू Ka2 करेंगे तो हमारे पास सीधा आंसर आ सकता है। सब कैंसिल करके आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं आराम से। तो कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर 0.1, Ka2 की वैल्यू आपकी क्या है 10⁻⁻13, तो ओवरऑल वैल्यू क्या जाएगी आपकी 10⁻⁻14। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बामर-पास्चन। ये हमारे पास में फिर पास्चन सीरीज का पहले वाले सेट में भी था, सेकंड शिफ्ट में भी डाल दिया, लाइमन बामर पास्चन। इसका मतलब हमारे पास में क्या है, थर्ड हमारे पास में है।
यहाँ हमारे पास में N1 की वैल्यू 3 होगी, और कहाँ पर कूद के गया है ये कूद के गया है हमारे पास में थर्ड लाइन पे, मतलब थर्ड के बाद 4 5 6 पे गया। बामर सीरीज है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में N1 की वैल्यू क्या होगी 2, और ये किस पे कूद के गया है सेकंड लाइन पे, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। अब हमें वेवलेंथ का रेशो पूछा है 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन 1 अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 1 हमारे पास में पार्शियल सीरीज की बात हो रही है, 1 अपॉन बामर सीरीज की बात हो रही है, ये हमारे पास में यहाँ क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास में रेशियो से कर सकते हैं, Z तो कॉमन हो गया क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन N1 का स्क्वायर, N1 का स्क्वायर क्या है यहाँ पर हमारे पास में 3, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन C का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। आपको ये सॉल्व कर लेना था, इससे आपका रेशो आ जाएगा। जब ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा 4/9। इस चीज का ध्यान रखना जरूरी था, पाश्चन बाय बामर पूछा है, बामर बाय पाश्चन नहीं पूछा है, क्योंकि 9/4 भी आंसर था आपके ऑप्शंस के अंदर, या इसे रेशो में चेंज करना आप उल्टा पुल्टा तो नहीं करके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पर K2Cr2O7 इज हीटेड विद KCl। हमारे पास में क्या बोला, K2Cr2O7 KCl के साथ में जब हीट किया गया H2SO4 की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में, तो आपके पास में क्या है क्रोमाइल क्लोराइड बनता है, ये तो आपको पता होगा, कलर देता है। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड जो बना, तो क्रोमाइल क्लोराइड हमारे पास में दो ऑप्शन के अंदर था, CrO2 था बाकी ऑप्शन में। अब इसका साथ में ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा था, तो ये क्या हो गया x प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ पर +6 आ गई, तो +6 आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ये भी एक रिएक्शन बेस्ड और मिक्स क्वेश्चन था। अगर बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है बच्चा, आपको और आगे की चीज नहीं आती तो भी दिक्कत है, रिएक्शन नहीं आती तो ये बहुत ही प्यारा बहुत ही हल्का सॉल्यूशन का, जो एनसीईआरटी में पढ़ के गए थे वो आराम से कर सकते थे क्वेश्चन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज, पाई की वैल्यू हमें दे दी यहाँ पर 12 एटमॉस्फेयर, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.082। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, सी की वैल्यू हमें निकालनी है। टेम्परेचर दे दिया यहाँ पर 900 केल्विन, आइसोटोनिक वेव को बनाने के लिए दिया, जो इसका होगा उसी सॉल्यूशन का दूसरा होगा। और हमें बोला एक वर्ड मेंशन किया है 100% डिसोसिएटेड, इसका मतलब हमें आई फैक्टर यूज करना है, वेंट ऑफ फैक्टर। किसी भी क्वेश्चन में बच्चा अगर आ जाए एसोसिएशन, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन, इस तरह के वर्ड्स, तो हमें आई फैक्टर यूज करना होता है। हमारे पास है NaCl 100% डिसोसिएट, मतलब ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो आई फैक्टर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पाई इक्वल टू CRT ICRT, ये हमारे पास में हुआ। पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास में 12, आई की वैल्यू आपकी 2, कंसंट्रेशन निकालना है, ये 0.082, टेम्परेचर आपका 900 केल्विन दे रखा है। इसे आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आएगी 0.249 मोलर। ये मोलरिटी में काफी कुछ बच्चे बोल रहे स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन था, अगर स्ट्रेंथ पे होगा तो उस हिसाब से आपको इसे कर लेना था। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ऑर्गेनिक के कुछ 3 क्वेश्चंस अभी तक हमारे पास में आए यहाँ पर। चलिए पहला क्वेश्चन मैच द कॉलम था, लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके दे रखी थी, ये भी आपका एनसीईआरटी से सीधा मैच द कॉलम था। जो सिर्फ नेम रिएक्शन करके गए थे ऑर्गेनिक में, वो ही आराम से कर सकते होंगे। हाइड्रोजन पैलेडियम BSO4 आपका क्या करता है, एसाइल क्लोराइड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये आपकी रोसेनमैन रिडक्शन होती है। क्रोमाइल क्लोराइड क्या करता है आपका, टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ इस चैप्टर में कार्बोनिल कंपाउंड की आपकी एल्डिहाइड कीटोन की नेम रिएक्शंस ले ली, दिस इज रिटार्ड रिएक्शन। स्टेनस क्लोराइड क्या करता है आपका, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पर ये स्टीफन रिडक्शन हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड HCl की प्रेजेंस में बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ये आपकी गैटरमैन कॉच रिएक्शन हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मिला लिया, और एक ऑप्टिकली एक्टिव मतलब आपके पास में यहाँ पर कायरल सेंटर ढूंढना होगा। एन प्रोपाइल हमारे पास पे है क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड, यहाँ तो कायरल सेंटर ही नहीं दिख रहा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसके अंदर भी हमारे पास में यहाँ पर H आ गया, ये हमारे पास में हो सकता है। सेकेंडरी ब्यूटाइल हमारे पास में अगर 4 कार्बन है तो उस कंडीशन के अंदर Cl 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 ये हो गया। और एन पेंटाइल क्लोराइड अगर हमारे पास में आ गया, 5 कार्बन है, नियोपेंटाइल, इसका मतलब Cl होगा, यहाँ पर Cl होगा, ये हमारे पास में हुआ
1 2 3 4 और सेकंड कार्बन पे बात करें तो ये दोनों कायरल सेंटर है, इधर दोनों कायरल सेंटर, ये हमारे पास में कायरल सेंटर था, यहाँ H था, यहाँ C था, यहाँ Cl था, यहाँ C2H5 था। इस कंपाउंड का आपको मास निकालना है और उसमें से हमें कार्बन का परसेंटेज निकालना था, हाइड्रोजन के अलावा जो बचेगा वो हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नंबर ऑफ ब्रोमीन इन फाइनल प्रोडक्ट। नंबर ऑफ ब्रोमीन कितने होंगे यहाँ पर, अगर हम NO2 की Br की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो ये क्या होगा, NO2 क्या होगा आपका मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो Br आपका यहाँ पर आके अटैक कर जाएगा। सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारे पास में क्या है, NO2 का SnHCl के साथ में रिएक्शन कराया, फिर अमाइन से एक रिएक्शन डाली दी रिडक्शन की, ये आपका यहाँ पर Br हो गया। फिर एक्सेस ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या हो गया आपका, एक्सेस में रिएक्शन कराई जा रही है यहाँ पर NH2 की, तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा सब जगह Br अटैक कर जाएगा, एक Br तो ऑलरेडी यहाँ पर था ही, तो 4 आपके पास में यहाँ पर क्या हो गए, ब्रोमीन जो हो गए वो यहाँ पर हो गए। तो बेसिकली आपके पास में जो भी बच्चा अभी तैयारी कर रहा है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, वो ध्यान रखिए किसी भी शिफ्ट में केमिस्ट्री थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकती है। जैसे मॉर्निंग वाले बच्चे स्टक हो गए कुछ क्वेश्चंस पे, ऐसे आपको स्टक नहीं होना है, अपना टाइम बचाना है। आपको देखना चाहिए था फिजिक्स अगर इजी है तो उस पे गो थ्रू करके फटाफट से उस पे जंप कर लेना है। इस तरह की छोटी मोटी बातों को याद रखना जरूरी है। किस तरह के क्वेश्चंस आपके अब आ सकते हैं, अगर मैं बात करूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कवर हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग से आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपका CFT से आगे क्वेश्चन बैठ सकता है, एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस आपके आगे वाली शिफ्ट पे आ सकते हैं, और भी बहुत कुछ यहाँ पर चैनल पे आपकी जब तक शिफ्ट चल रही है तब तक हम आपको रिव्यूज देते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी हम आगे इसी इवनिंग शिफ्ट के फिजिक्स के और क्वेश्चन से जो कि डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट फिजिक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए वापस से फिजिक्स में चलते हैं, सेकंड शिफ्ट चल रही है हम लोग की। ठीक है, देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सवाल क्या रहा है, a block of mass m is at rest with respect to the hollow cylinder which is rotating with angular speed omega, radius of cylinder is r, find minimum coefficient of the friction coefficient between the find the minimum friction coefficient between the block and the cylinder। यानी एक सिलेंडर है जो किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। आपने देखा होगा आजकल एक झूला चल रहा है, उसमें ऐसे चिपक जाते हैं और झूला घूमता रहता है, तो बेचारा ब्लॉक जो है वो यहाँ पे चिपका हुआ है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। जो एक्सिस रोटेशन है वो सिलेंडर का खुद का एक्सिस है, नॉर्मल सी बात है। तो हम लोग को पता है यहाँ पे हम लोग अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो जो डायग्राम बनेगा भाई साहब वो ऐसा बनने वाला है कुछ, देखिए ठीक है। यहाँ पर ये सिलेंडर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है, यहाँ पर एक ब्लॉक है जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं बोलूंगा, मतलब सिलेंडर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या होने वाला है बॉस, mg लगेगा इधर, नॉर्मल लगेगा इधर, और यहां पर लगेगा fs, यहां पर लगेगा fs। ठीक है, पक्की बात है। अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो जो n है वो किसके बराबर होना चाहिए, mr ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां पर जो n है वो होगा mr ओमेगा स्क्वायर। ये ब्लॉक स्लिप ना करे, यानी यहां पर fs मैक्सिमम जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए mg के। fs मैक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए mg के। तो ये हो जाएगा म्यू इनटू n, म्यू एस या म्यू एन एक ही बात है, म्यू एस या म्यू बोल दूं मैं, इज ग्रेटर देन mg। n का वैल्यू उठाऊं और यहां डाल दूं तो ये हो जाएगा म्यू m r ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। m से m कट गया तो जो म्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए g अपॉन r ओमेगा स्क्वायर। यानी जो म्यू है वो इससे बड़ा होना चाहिए, यानी ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, यानी g अपॉन r ओमेगा स्क्वायर। ये ऑप्शन सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, टू स्फीयर्स having equal mass, charge q and radius r are moving towards each other, both have speed u at an instant when distance between their centers is 4r, minimum value of u so that they touch each other। okay, अभी इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4r है, ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं स्पीड u से, जब टच कर जाएंगे तो दोनों, इसका भी r इसका भी r,
तो दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2r। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं मैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात करूं, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, तो यानी आप अगर मैंने यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का बात किया तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पक्की बात है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोनों बॉडीज मूव कर रही है 2 into half ऑफ mu स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, क्योंकि जी भी मुझे कहीं दिख नहीं रहा है तो मैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का बात नहीं करूंगा, तो वो हो जाएगा k q स्क्वायर k q1 q2 अपॉन r, यानी अभी हो जाएगा 4r। ठीक है, जब ये आपस में टच कर जाएंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, यानी यू मिनिमम चाहिए, यू ज्यादा हो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। ठीक है, बट मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जानी चाहिए, तो जस्ट टच होकर रुक जाए वो, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k q1 q2 अपॉन ये हो जाएगा 2r। तो यहां से 2 से 2 कट गया, तो m u स्क्वायर इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाय r, 1/2 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 1/4। तो यहां से जो u हो जाएगा वो हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, q स्क्वायर अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 4r, यानी यहां से जो u हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर q स्क्वायर अपॉन 16। अच्छा m भी तो था, तो m इधर आ जाएगा 16, 4 4 16, 16 पाई m एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये हो जाएगा u का मिनिमम वैल्यू 16 का, यहाँ रहेगा q स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू m इनटू r। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था यार ये भी। ठीक है, क्या बोल रही है अगला सवाल, इन अ मीटर ब्रिज टू बैलेंसिंग रेजिस्टेंस आर 30 ohm and 20 ohm if galvanometer shows zero deflection for the jockeys, show zero deflection for the jockeys constant point p, find the length ap। यानी मुझे ap के लेंथ चाहिए कि अगर ये बीच वाला जो गैल्वेनोमीटर है जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो अगर ऐसा है तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। हम लोग को पता है कंडीशन जो होती है वो होती है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे ये वर्क करता है। तो यानी ए से पी, आर ए पी को मैंने बोल दिया पी, और नहीं पी नहीं, इसे कुछ भी बोल दो रेजिस्टेंस को। ठीक है, मैंने बोला यहां से यहां तक ये लेंथ हो गई एल, ये लेंथ हो जाएगी 100 माइनस एल, 100 माइनस एल। इसका रेजिस्टेंस ये R1, इसका मैंने बोल दिया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। तो बैलेंस कंडीशन में जो R1 अपॉन R2 है वो R3 अपॉन R4 होना चाहिए। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। मैंने बोला इसका यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा LR, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन LR इज इक्वल टू 20। ये लेंथ कितना बचा 100 माइनस L, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस L, और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना मैंने बोल दिया R। समझ में आया क्या? ये गया ये गया ये गया ये गया, तो ये हो गया 300 माइनस 3L इज इक्वल टू 2L, तो ये हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 5L। तो जो L आ जाएगा वो कितना जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो जो आंसर है वो इसका है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है अगला सवाल कह रहा है आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर सेम if temperature of O2 gas is 23 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ H2 गैस। यार आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें तो V RMS जो होता है वो होता है रूट ओवर 3RT बाय m नॉट। ठीक है, तो यहां पर V ऑक्सीजन इज इक्वल टू V हाइड्रोजन, तो 3R तो दोनों के सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा TO2 अपॉन MO2 इज इक्वल टू TH2 अपॉन MH2। आपको किसका टेम्परेचर दे रखा है? आपको ऑक्सीजन का टेम्परेचर दे रखा है 23। अरे यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है भाई, केल्विन में रखना होता है, याद है ना? तो ये हो जाएगा 273 7 8 9, यानी हो जाएगा 296 मॉलिक्यूलर। ये MO2 कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू, ये मुझे चाहिए T, और ये हो जाएगा 2। ये कितनी बार कट गया 16 बार ये कट गया, तो ये कितनी बार गया 296 अपॉन 16। कितना हो जाएगा ये 296 अपॉन, कितनी बार जा रहा है ये 32, और ये जा रहा है 296 अपॉन 16,
यानी ये हो जाएगा 18.5, 16 कम 16, ठीक है। तो यानी यहाँ से जो T हो जाएगा वो जाएगा 18.5। यार ये केल्विन में आने वाला है, ये डिग्री सेल्सियस में मत डाल देना तुम ये मत बोल देना कि डिग्री सेल्सियस में आएगा, पक्की बात है, ठीक है। देख लो एक बार 18.5 ही आने वाला है, हाँ ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, अगला सवाल देखते हैं फटाफट। अगला सवाल बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या बोल रहा है, फॉर द गिवन सर्किट अरेंजमेंट फाइंड द चेंज, सॉरी चेंज नहीं चार्ज होना चाहिए, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट इसने बोल के बहुत अच्छा काम किया। स्टेडी स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सिनेरियो ये है कि t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होता है उस ब्रांच में करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। तो पहली बात तो इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगी। ये वाला जो डायोड है, डायोड मिक्स कर दिया इसने, ये फॉरवर्ड बायस है, ये वाला डायोड यहाँ से करंट जाएगी तो यहाँ से पास नहीं होगी, ये रिवर्स बायस हो गया, नहीं इस वाली ब्रांच में करंट जाने वाली ही नहीं है। यानी अगर मैं सर्किट को दोबारा बनाने की कोशिश करूं तो सर्किट ऐसे बनेगा कुछ, ये ऊपर वाली ब्रांच हो गई, ये हमारा कैपेसिटर हो गया, फॉरवर्ड बायस आइडियल डायोड है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, हटा दो मतलब है नहीं, ये मेरा सर्किट बन जाएगा। ये हो जाएगा 2.5 वोल्ट, ये हो जाएगा 1 ओम, ये हो जाएगा 5 माइक्रोफेराड, ये हो जाएगा मेरा 2 ओम, और ये वाला हो जाएगा 3 ओम। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं करंट की, तो करंट यहां से करंट यहां पर ऐसे जाने वाली है, इस ब्रांच में जाने वाली है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे जो I हो जाएगा वो हो जाएगा V बाय R, यानी हो जाएगा 2.5 अपॉन, यहां से करंट जा रही है तो 3 + 1 बोले तो 4। इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होने वाला है क्योंकि पैरेलल है, तो इस वाली ब्रांच का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V = I। I कितना है 2.5/4, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है × 3, नॉर्मल सी बात। ये हो जाएगा इस ब्रांच का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस इस ब्रांच का अक्रॉस होगा उतना ही इसका अक्रॉस होगा, और यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ये वाला रेजिस्टेंस तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप करेगा नहीं, सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप कौन करेगा, कैपेसिटर करेगा। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा Q = CV, तो जो Q हो जाएगा वो हो जाएगा 5 माइक्रो, और पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 2.5 × 3/4, ठीक है। कितनी बार गया है 25 पंजे 125, कितना हो जाएगा ये 2.5 75, ठीक है। ये हो जाएगा 12.5 × 3/4, देख लो एक बार, 25 पंजे 125, 12.5, ठीक है। और ये हो जाएगा आंसर में डिवाइडेड बाय 4 जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है 55 नहीं 55 ठीक है 36 नहीं, वो नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन है नहीं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 75, ये हो गया 75/8, ये हो जाएगा 75/8 माइक्रो कूलम्स, माइक्रो भी तो था भाई इधर, तो हो जाएगा 75/8 माइक्रो कूलम। ये एकदम इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं। ड्यूरिंग द एसएचएम काइनेटिक एनर्जी in SHM varies with the frequency 176 Hz. Find out the frequency of SHM of the particle. अरे यार, अरे अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट की ओमेगा होती है तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की कितनी होती है 2 ओमेगा, यानी इसकी अगर F है तो इसकी कितनी होती है 2F। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2F दी भी आपको, तो F पूछा है, तो ये हो जाएगा 2F = 176 हर्ट्ज। तो जो F हो जाएगा वो हो जाएगा 176/2, 2 8 16 2 8 16, तो यानी आंसर आ गया 88 हर्ट्ज, ठीक है। तो इतने ही सवाल अभी मेरे को मिल पाए हैं। तो सुबह और शाम दोनों शिफ्ट्स को मिला के हमने पूरा लंबा चौड़ा वीडियो बना दिया, सारे सॉल्यूशन जितने हो सकते थे दे दिए। अब उम्मीद है कि आपको ये आने वाली शिफ्ट्स के लिए हेल्प करेंगे, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, फिजिक्स आज इजी आया था, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। मैथ्स में वेक्टर 3D भरा पड़ा था, उसके अलावा लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन वाला पार्ट था। केमिस्ट्री इस बार टफ आया था, कैलकुलेटिव आया था, भयंकर फिजिकल की कैलकुलेशंस थी, और ऑर्गेनिक में भी चीजें घुसड़ के कंबाइन कर करके पूछी थी। तो फिजिक्स इजी आ रहा है। अब हो सकता है कल की चैप्टर फिजिक्स टफ आ जाए, तो प्लीज वो कहते हैं ना, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो एकदम बुरे के लिए तैयार रहें और अच्छी की उम्मीद करें। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सेशंस। प्लीज
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।